सभी को नमस्कार। एक होकार काफी टाइम बाद समस्या से जूझते हुए आखिरकार क्लास लाइव हो चुकी है। कुछ टेक्निकल इशू था जिसके कारण क्लास लाइव नहीं हो पाई। अब बिल्कुल एकदम क्लास लाइव है, आप सब आराम से आ सकते हैं। मैं पहले चेक कर लेता हूं आपको बताने से पहले कि क्या मामला है कि नहीं है। बिल्कुल सही बात, अब एकदम सही है भाई साहब, कतई एकदम डिट्टो काम है, बढ़िया काम है और सब काम एकदम टकाटक है। मतलब अब क्लास को हम शेयर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के बीच में, ताकि अब कोई भी किसी भी तरह का व्यवधान पैदा ना रहे। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो अब सभी बच्चे आ जाए टाइम से, क्योंकि क्लास बिल्कुल लाइव है, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, एकदम टकाटक क्लास है। सब आएंगे जब भी क्लास ऑन हो पाएगी बच्चे, ठीक है? सब आएंगे जब भी क्लास आगे चल पाएगी, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा आइडिया है कि क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था तो क्लास होएगी नहीं होएगी, फिर उनका रह जाएगा तो फिर समस्या आ जाएगी। एक बार आप सभी बच्चे लाइव क्लास से जुड़े और जो आपके कांटेक्ट में उन सभी से बोल दें कि क्लास लाइव हो चुकी है सर की, सभी टाइम से आ जाए। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक बार जल्दी से सभी जुड़ जाए, फिर कंटिन्यू करते हैं अपन। निशा गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। शैलजा शर्मा गुड इवनिंग। जिलो की नगरी गुड इवनिंग। पिंका राधे कृष्णा जी बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है ना बेटा? आज क्या है ना, थोड़ा सा आगे वाली जो एलईडी है ये भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बाकी आज रात को सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा और मॉर्निंग की क्लासेस रेगुलर हो जाएगी, घबराने की कोई भी बात नहीं है। अब एक बार आप सभी जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए बेटा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाए। चलिए तो शुरुआत कर दें आपके सेशन की। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अब ऐसे ही चलेगा भाई, क्योंकि आज बच्चों को लग रहा है कि क्लास नहीं हो पाएगी शायद, ठीक है? पर कोई ना, क्लास आखिरकार स्टार्ट हो ही चुकी है, तो हम कल के वाले सिस्टम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और फिर कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। चलिए जी, चलिए सर जी, एलडीसी क्लासेस लाइव नहीं हो पाई, बिल्कुल सही है। हो गई भाई, हो गई, बिल्कुल हो चुकी है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलो अमित भाई कहाँ से हैं, बहुत बढ़िया बात है। एंड धर्मराज चौधरी जी, सर एलडीसी ग्रामर कब होगी? एलडीसी ग्रामर की क्लास होती है अपनी 7 से 8 मॉर्निंग में। मॉर्निंग में 7 to 8 एलडीसी ग्रामर की क्लास होती है, आप वहां से ले सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए यही होगा बेटा, ठीक है? यही होगा फिलहाल के लिए, इस बात को ध्यान दें, व्हाइट बोर्ड का यूज करें। लो भाई, आज कोई बात नहीं, आज व्हाइट से पढ़ाते ना यार, ये इस पे पढ़ा लेता हूँ ना, व्हाइट पे थोड़ा सा अजीब सा है, इस पे पढ़ा लेता हूँ, ठीक है? अब आ जाओ। आज हम बात करने वाले हैं किसको लेकर? हम बात करेंगे बच्चे आज यहां से सीधा, चलिए मेथड्स के कंपैरिजन करके आज मैं आपको कंपैरिजन करने वाला हूं कि कौन कौन से मेथड में क्या क्या होता है। तो यहां पर तो हमने लिखा टीसीजीएम मेथड, कौन सा मेथड लिखा? टीसीजीएम मेथड। और इधर लिखा मैंने डायरेक्ट मेथड, कौन सा मेथड लिखा है? डायरेक्ट मेथड, ठीक है? ठीक है, ये अपन ने यहाँ पर क्या लिखा है, ये दोनों के दोनों मेथड को मैंने कंपैरिजन के हिसाब से लिखा है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पिंका जी नमस्कार। बिल्कुल, एक बार सभी बच्चे आ जाए, जल्दी से आ जाए, क्योंकि क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, वो प्रॉब्लम बिल्कुल अब ठीक हो चुका है, एकदम बिल्कुल ठीक है बच्चे, एकदम बिल्कुल ठीक है। तो आप जल्दी से आ जाए। जी हाँ बिल्कुल सर, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। एक बार आप सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दे बेटा ना, बच्चे अब इधर उधर हो गए हैं तो थोड़ा बहुत ऐसी समस्या में है, तो पढ़ाएंगे तो उनका रह जाएगा, इसलिए आप कम से कम उनको बोल दे बेटा, ताकि वो टाइम से आ जाए, ठीक है? चलिए आ जाओ सर, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग साहब। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, मैं इनके जो अदर नेम है वो नहीं बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि वो मैं पहले बता चुका। अगर मैं अदर नेम की बात करता हूं तो यहाँ पर हमने देखा था टीसीजीएम मेथड के और भी कई नाम है, जैसे जीटी मेथड हुआ, क्लासिकल मेथड हुआ, ट्रेडिशनल मेथड हुआ, है ना? और ओल्डेस्ट मेथड हुआ, सबसे प्राचीन मेथड है तो ओल्डेस्ट मेथड भी हुआ, सिसोरियन मेथड हुआ, क्योंकि ये एक आपका एक मेथड देने वाले थे तो उन्हीं के नाम पे ये मेथड रखा गया था। इसके बाद और अगर मैं आगे बात करूं, इसकी बात और है तो पर्शियन मेथड भी इसका नाम था। इसके बाद में यहां पर बात करूं तो रिफॉर्म्ड मेथड भी इसे कहते हैं, इसे कहते हैं नेचुरल मेथड, इसे कहते हैं अननेचुरल मेथड, इस बात का ध्यान रखना है। ये नेचुरल मेथड है और ये अननेचुरल मेथड है, तो यहीं से लिखना शुरू कर देता हूं मैं। इसको कहा गया है अननेचुरल, अननेचुरल मेथड कहा गया है इसे, जबकि इसे क्या कहते हैं? इसे नेचुरल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे नेचुरल मेथड कहते हैं, ठीक है? इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं,
तो यहाँ पर अवॉइड कौन सी लैंग्वेज को किया गया था, तो यहाँ पर अवॉइड लैंग्वेज को किया गया था इंग्लिश को, इंग्लिश लैंग्वेज को अवॉइड किया गया, या फिर अपने यहाँ पर टारगेट लैंग्वेज को अवॉइड किया गया, या फिर आपके सेकंड लैंग्वेज को अवॉइड किया गया, ठीक है। और यहाँ पर अवॉइड किसको किया गया था, ओहो हो गलती हो गई, थोड़ा सा रुको, ठीक है, चलिए कोई गलती नहीं है। इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को अवॉइड किया गया, टारगेट लैंग्वेज को अवॉइड किया, सेकंड लैंग्वेज को अवॉइड किया गया। और यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज को अवॉइड किया गया था, यहाँ पर मदर टंग, मातृभाषा को, क्या वो लिखा है मैंने, मदर टंग को या फिर मातृभाषा को अवॉइड किया गया था। फिर मैं आपसे एक बात लिखता हूँ, मदर टंग के अलावा यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको ऑप्शन में फर्स्ट लैंग्वेज लिखा हुआ मिलता है तो याद रखिए बच्चे, फर्स्ट लैंग्वेज को भी आपको अवॉइड किया गया था। फिर अगर मैं आपसे बात करूं आगे बढ़ने की तरफ, मदर टंग आपका हो गया, फर्स्ट लैंग्वेज आपका हो गया, तो इनको, दूसरी बात यहाँ ग्रामर, यहाँ पर जो अपने को ग्रामर पढ़ाई गई थी वो ग्रामर का मेथड था आपका डिडक्टिव मेथड। यहाँ पर जो ग्रामर आपको पढ़ाई गई थी वो ग्रामर का मेथड कौन सा था, इंडक्टिव मेथड। कौन सा मेथड था, इंडक्टिव मेथड। बात समझ आ गई, इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड कैसे चल रहा था आपका, ये चल रहा था रूल टू एग्जाम्पल, ठीक है, ओके जी। यहां से ये आपका कैसे चल रहा था, ये चल रहा था आपका एग्जाम्पल टू रूल। कैसे चल रहा था, एग्जाम्पल टू रूल चल रहा था। बात समझ आ गई भाई, बहुत बढ़िया मोनिका दी। बेटा एक बार सबको शेयर कर दे ताकि सभी बच्चे आ पाए, क्योंकि आज बच्चों को पता नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा इधर उधर, तो समस्या हो गई होगी, तो एक बार जल्दी से बताएं और फटाफट से आ जाए। एग्जाम्पल टू रूल, बहुत बढ़िया बात है, चलिए, वेल डन। बहुत अच्छी बात। अब संतोष कुमार, बड़े दिनों बाद संतोष कुमार जी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे और हमने कल पूछा भी था कि यार संतोष से, लेकिन हमारे पास नंबर नहीं थे उस बात के लिए। अब समझ में आया संतोष कुमार जी, आप शायद आज ही आए हैं क्लास में, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसी ही कई और चीजें होगी जो मैं आपको बताऊंगा। वापस मैंने लिखा है यहाँ पर TCGM मेथड, और यहाँ पर लिखा है मैंने आपका डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। और फिर यहाँ पर अपन ने क्या किया है, अपन ने फिर यहाँ पर किया है, ये कर दिया। ये मेथड कैसा होता है, ये फिलोसॉफिकल बेस है, ये फिलोसॉफिकल बेस होता है ये मेथड, या इसी को ही बोला जाता है नो साइकोलॉजिकल मेथड, ये लिख दिया मैंने मेथड। जबकि आपका ये कैसा होता है, साइकोलॉजिकल मेथड बेटा है, साइकोलॉजिकल मेथड है, ठीक है। इसकी यूनिट ऑफ टीचिंग क्या हो गई, इसकी यूनिट ऑफ टीचिंग है सेंटेंस। क्या लिखी हुई है, सेंटेंस। जबकि इसकी यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, वर्ड है। क्या है यहाँ पर, वर्ड है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, ये कैसा है, ये चीफ है, सस्ता है ये, इसको मैंने नो एक्सपेंसिव बोल दिया। और ये मेथड एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव मेथड है, क्यों, यानी कि ये महंगा है। ये क्या है बच्चे, महंगा है। बात समझ में आ गई यहाँ से, बहुत बढ़िया बात। चलिए अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें नीड होती है, किस चीज की नीड होती है इसमें, TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की नीड होती है इसमें। बात समझ में आ गई। इसके बाद यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर नो लेबर, टीचर का क्या नहीं लगता, लेबर नहीं लगता इसके अंदर। क्या नहीं लगता बेटा, लेबर नहीं लगता, नो लेबर। यहाँ पर टीचर का लेबर लगता है। दूसरी बात, ये टाइम कंज्यूम करता है। टाइम कंज्यूम कैसे करेगा, क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाओगे तो बच्चा समझने में थोड़ी तो दिक्कत करेगा ना, आपको मेहनत ज़्यादा लगेगी। संतोष कुमार जी, आई लव यू सर, आपने तो मुझे इंग्लिश से रुचि पैदा कर दी। आपको थोड़ी छोड़ सकते हैं, पर आपको मिल नहीं पाया। मैं यार 3 दिन हो गए, आपने 3 दिन में आज ढूंढा है मुझे ना। कितने दिन हो गए आपको, मैं यहाँ बार बार आपके लिए पूछ रहा था और आप जाकर अब आपने ढूंढा है। चलिए कोई बात नहीं है,
कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। टाइम कंज्यूमिंग है, इसके ऊपर टाइम सेव रहता है इसमें, ठीक है। तो बच्चे ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमने इसमें देखी है, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमने देखी है इसके अंदर। बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया बात है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अब यहाँ से और थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर चीजों को और बेहतर बनाने की कोशिश हम करेंगे, ठीक। अब ये मेथड तो अपने हो गई कंप्लीट। दूसरी चीज यहां से देखना, यहां ये लिखा मैंने TCGM, क्या लिखा मैंने? TCGM। और यहां पे लिखा है मैंने डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। अब उन क्वेश्चन की बात करता हूं जो एग्जाम में आएंगे। अब मैं केवल पूछूंगा, जवाब आप देंगे। क्या? मैं केवल पूछूंगा, जवाब केवल आप देंगे। मुझे ये बताओ कि ट्रेंड टीचर्स की जरूरत कहां पड़ेगी? ट्रेंड टीचर्स की जरूरत कहां पड़ेगी? इसमें पड़ेगी, किसमें पड़ेगी? जल्दी बताएं। रीना सर, रीट की अब मिली है आपकी क्लास। बेटा अभी तक तो बहुत सारों को तो मिली ही नहीं है, क्योंकि आप लोग चाह ही नहीं रहे कि उनको मिले। आपका दायित्व बनता है, आपका काम बनता है ये कि जिस भी कोने में अगर कोई बच्चा है और अगर वो रिक्वायर कर रहा है, उसको नीड है मेरी क्लासेस की, तो फिर आप उसे ये बात बताएं कि रवि आचार्य सर ने एड्यूपथ आचार्य क्लासेस ज्वाइन कर लिया है। अब उनकी रीट की, LDC की, ग्रेड सेकंड की कंप्लीट क्लासेस, सारी की सारी क्लासेस कहां पर मिलने वाली है? सर जी अपना ब्लैक बोर्ड कहां गया? पिंका जी लोग बागों ने चेंज करा दिया, अब मैं वापस उसी पे जाऊंगा। मेरा परफेक्शन वही आता है, कहां पर आता है? ब्लैक बोर्ड पे आता है, ठीक है। अब मैं बस वहीं पे जाने वाला हूं। तो ट्रेंड टीचर्स की जरूरत किसमें पड़ेगी? इसमें ट्रेंड टीचर्स की जरूरत इसमें पड़ेगी, है ना? इसमें पड़ेगी, ठीक है। और यहां पर नो नीड, कोई नीड नहीं है किसकी? ट्रेंड टीचर्स की। अरे भाई ट्रेंड टीचर्स की जरूरत ही नहीं है TCGM में। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर कैसे चलता है मामला? यहां पर मामला सेट हो रहा है इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी। यहां पर सेट कैसे होगा बच्चे? यहां पर इंग्लिश टू इंग्लिश चलेगा। क्या चलेगा? इंग्लिश टू इंग्लिश, है ना। इसे नेचुरल मेथड इसीलिए तो बोला गया है। क्यों बोला गया? कि आप नेचुरल तरीके से पढ़ाओ, इंग्लिश को आप इंग्लिश में ही पढ़ाओ तो मामला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। सर बोर्ड पर रिफ्लेक्शन आ रही है बेटा? जी हाँ बिल्कुल प्रबल जी, बोर्ड पर रिफ्लेक्शन आ रही है। थोड़ा मामला धीरे धीरे चल रहा है ना, ये धीरे धीरे सब कुछ दूर हो जाएगा। बस गिव मी सम टाइम, गिव मी सम टाइम, थोड़ा सा समय और दीजिए। हर एक बच्चे की जो भी अपने दिमाग में है सब कुछ कंप्लीट होगा ना, सब कुछ कंप्लीट होगा। ये हमारे 2-5 आलसी आदमी है जो अब ये है जो है, अब क्या करें, ऐसे ही चलेगा मामला, ठीक है ना। जब इनका जमीर जगेगा ना तब मामला होगा। जी बिल्कुल, शाबाश। कोई बात नहीं, मुझे पता है आज अपनी 2 स्ट्रीम 2 क्लास हुई थी, वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी, थोड़ा सा पीसी ने गड़बड़ी कर दी, गर्मी ज्यादा लग गई उसे। बाकी अब ठीक हो जाएगा यार, धीरे धीरे। देखो समस्याओं से जूझना सीखे, लड़ना सीखे तो आदमी ठीक रहेगा, ठीक है। इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। बात समझ में आ गई? इसके बाद फिर हम बात करते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ बात करें। यहां तक तो कंप्लीट हो गया। जी हाँ, तो यूनिट ऑफ टीचिंग हो गया आपका, सारा काम कंप्लीट हो गया, मैंने अच्छे से पढ़ा दिया था। अब आ जाओ वापस, मैं नेक्स्ट मेथड शुरू करता हूं आज, और मैं ब्लैक बोर्ड पे जाऊंगा वापस, क्योंकि इसमें ना ये जब भी बोर्ड ब्लैक नहीं होता तो मुझे अंग्रेजी याद नहीं आती। क्या? मुझे अंग्रेजी याद नहीं आती। अब जाकर ठीक हुआ है। अब देखो, अब चलेगा काम बढ़िया, है ना। ये लो ये लो, चलो जी। अब यहां से देखो, आज का न्यू मेथड है अपना बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड बहुत बढ़िया, ये अपना 3rd नंबर का मेथड है बच्चे। बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है? क्या बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है? जूस पिलाओ सर जी पीसी को। हाँ प्रियंका जी, इसको ना बर्फ में रख दिया है मैंने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है? सबसे पहले यहां पर देखेंगे एक बात, क्या? सबसे पहले वन मोर थिंग इज हियर, फोकस ऑन द थिंग। यहां पर व्हाट इज मीन बाय बाय इट मींस दैट टू। यहां पर बाय का मतलब क्या होता है? टू होता है। एंड हियर इज लिंगुअल, LINGUL। ओके बच्चे, ओके लिंगुअल, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? लिंगुअल लिखा हुआ है। और ये लिंगुअल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे लैंग्वेज को। कितने को? लैंग्वेजेस को। किसको? लैंग्वेजेस को। बात समझ में आ गई? अब यहां पर एक बात समझने की कोशिश करना, अब यहां से एक बात समझने की कोशिश करना, एक बात समझने की कोशिश करना यहां पर, ठीक है। चलिए, मामला गड़बड़ा गया, बहुत बढ़िया बात है। टू लैंग्वेज, अब यहां पर समझेंगे, ठीक है। यहां पर एक बात और समझेंगे, मतलब क्या हुआ? बाइलिंगुअल मेथड ने एक परमिशन दी। बाइलिंगुअल मेथड ने क्या कहा? बाइलिंगुअल मेथड ने यह कहा कि आप
दोनों लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हैं। दोनों लैंग्वेजेस कैसे, आप इंग्लिश का यूज भी कर सकते हैं और हिंदी लैंग्वेज का यूज भी आप कर सकते हैं। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या पड़ गया, बाइलिंगुअल मेथड पड़ गया। दूसरी बात एक और ध्यान रखना है, ये दिया किसने था, सीजे डॉडसन ने। किसने दिया था, सीजे डॉडसन। ये डॉडसाने थे भाई साहब, क्या थे ये, डॉडसाने थे, इसलिए इनकी मम्मी ने इनका नाम रख दिया सीजे डॉडसन। तो हिंदी में तो अपने इंडियन में तो डेढ़शाना बोलता है और अंग्रेजी डॉडसन बोलते हैं। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई। तो ये डॉडसन थे। तो यहां पर ये सारी की सारी ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन कि इसने किसे ओरिजिनेट किसने किया था इस मेथड को, तो याद रखना है सीजे डॉडसन को। अब इसके बाद एक बात फिर ध्यान रखनी है, हिंदी का यूज तो इसने एक्सेप्ट किया गया कि आप हिंदी का यूज कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज का मतलब होता है प्रारंभिक अवस्था। क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में आप किसका यूज कर सकते हैं, हिंदी का यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि तुम चुपचाप हिंदी बोले जाओगे ना, बिल्कुल ना, बिल्कुल ना, बिल्कुल भी हिंदी नहीं बोल सकते। आप कभी कभी हिंदी बोल सकते हैं। और आप सभी को पता है जल्दी ही सेकंड ग्रेड की बुक लॉन्च होने वाली है मार्केट में, जी बिल्कुल, रवि आचार्य सर की। और दूसरी साथ में टीचिंग मेथड की एक स्पेशल बुक आ रही है सेकंड ग्रेड इंग्लिश को लेकर, और इससे लेकर फिर आपका एलडीसी के लिए भी आ रहा है। और सेकंड ग्रेड की मेरी क्लास रात को चलती है, सेकंड ग्रेड मेरी चलती है 9 PM टू 10 PM। क्या, 9 PM टू 10 PM। और कल रीट का महा मैराथन, नहीं कल नहीं, संडे को रीट का मैराथन क्लास होगी। और संडे की क्लास का टाइम आपका रहेगा, टाइम वो रहेगा जो बिल्कुल सन्नाटेदार होगा। तो अपना सन्नाटेदार टाइम रहेगा कि 5, 6, 7, 8। तो 5 बजे से लेकर, क्या, 5 बजे से लेकर आपका टाइम रहेगा 8 बजे तक का। कितने बजे तक का रहेगा, 8 बजे तक का। ठीक है, यहां से रीट का मैराथन क्लास रहेगा 5 से 8। ये रीट की प्लस रीट के साथ साथ ग्रेड सेकंड की तैयारी करने वाले बच्चे, इन सबका मैराथन क्लास रहेगा 5 से 8 मैराथन क्लास रहेगा। और 8 बजे आपका क्या होगा, 8 बजे संडे स्पेशल के अंदर राजस्थान के सभी विद्यार्थियों के लिए एक बम्पर अवसर, एक सुनहरा अवसर होगा, जिसकी घोषणा करने आऊंगा मैं 8 बजे। ध्यान रखना इस बात का, संडे 8 बजे रविवार राजस्थान के सभी विद्यार्थियों के लिए एक विशेष सूचना होगी बेटा। जी हां बिल्कुल, उसी के बारे में बात करूंगा आपसे मैं संडे 8 बजे। जस्ट मेरा मैराथन क्लास के बाद 8 बजे मेरा यही काम रहेगा। तो इंतजार रहेगा आपके लिए सभी वैकेंसीज के लिए। बस ये ध्यान रखें आपको कि आपके लिए सब कुछ मिलने जा रहा है। आपको मैं ऐप को लॉन्च करूंगा, लेकिन उसमें कौन कौन से फीचर आपके लिए होंगे, आपके लिए वो कहां कहां उपयोगी होगा, ये सारी बातें मैं 8 बजे करूंगा। जी बिल्कुल, एडुपत आचार्य क्लासेस का 8 बजे वाला सेशन लेना ना भूले। तो सीजे डॉडसन साहब ने इसे किया था। अब दूसरी बात, एक और बात सुने, यहां पर हमने क्या पढ़ा था, टीसीजीएम मेथड, और यहां पर हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड, डायरेक्ट। और यहां से देखो, इन दोनों के बाद इसकी कमियों को दूर करने के लिए यह आया, लेकिन इनकी कमियों को दूर करने के लिए यह आया। और यहां पर इन दोनों के ही लड़ने पड़ गए भाई साहब। क्यों, क्योंकि इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि भाई साहब हिंदी में पढ़ाओ। किस में पढ़ाओ, हिंदी में। तो इस भाई साहब ने कहा ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा, इंग्लिश में पढ़ाओ। किस में पढ़ाओ, इंग्लिश में पढ़ाओ। तो इन दोनों के बीच में लड़ाइयां शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई, लड़ाइयां शुरू हो गई। इसीलिए एक नया मेथड आ गया, बाइलिंगुअल मेथड। क्या आ गया, बाइलिंगुअल मेथड। ठीक है। और दूसरी बात ध्यान से देना, इस बाइलिंगुअल मेथड को मिडवे कहा जाता है। मिडवे का मतलब क्या होता है, बीच का रास्ता। इसको मिडवे क्यों कहा जाता है, क्योंकि टीसीजीएम मेथड और डायरेक्ट मेथड के मिडवे में ये है, मतलब दोनों के हिसाब किताब से बनाया गया है, इसीलिए इसे मिडवे मेथड भी कहा जाता है। इसे मिडवे मेथड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हिंदी लैंग्वेज पे फोकस किया गया, इसके ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस किया गया, लेकिन बाइलिंगुअल मेथड में इंग्लिश के ऊपर भी फोकस किया गया कि बच्चे को आप जब भी सिखा रहे हो तो इंग्लिश बोल के सिखाओ। और इधर हिंदी पे भी फोकस किया गया कि बच्चे को आप सिखा रहे हो तो आराम से हिंदी बोलकर सिखाओ। तो दोनों की दोनों लैंग्वेज के हिसाब से करा गया था, इसीलिए इसे मिडवे कहा गया। टीसीजीएम एंड डायरेक्ट मेथड का मिडवे किसे कहते हैं, बिल्कुल सत्य वचन है आपका। हमारी आज एलईडी खराब हो गई सामने वाली, ठीक है, इसलिए हम यहां पर देख रहे हैं। देखो बेटा, अपन क्या है ना, ओरिजिनलिटी में जीने वाले लोग हैं।
है ना, एक दिन पूरा स्टूडियो भी दिखा दूंगा तुम्हें, गरीबों का स्टूडियो ऐसा ही होता है। लेकिन तुम चिंता ना करे, किस पे विचार किस पे करना है, पढ़ाई पे ध्यान दे, अपना कंटेंट अपनी पढ़ाई बिल्कुल अमीरों वाली है, इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए आज कमेंट के लिए इधर देखना पड़ रहा है ना, तो कोई बात नहीं है, नजर चुराना सीख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। सर बुक का सब हो जाएगा, सब सारी बातें करूंगा कब, रविवार 8 बजे। राजस्थान में सैलाब उमड़ेगा भाई साहब, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो सब इसके ऊपर निगाहें रखेंगे, क्योंकि इस पे रवि आचार्य अनाउंसमेंट करेगा। मुझे पता है सब सुन रहे हैं, तुम भी सुन लो, अब सुन रहे तो सुन रहे, कोई बात नहीं, आ जाओ बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे शाबाश। अब एक बार इस वॉचिंग को उठा के सो पे ले जाओ ना, खेल ही खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छी बहुत अच्छे। अब यहां से बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अब यहां ये बात बोली गई कि हिंदी आप इनिशियल स्टेज पे यूज कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज का मतलब क्या होता है? इनिशियल स्टेज का मतलब होता है कि जब बच्चा सीख रहा है तो प्रारंभिक अवस्था के अंदर, क्या प्रारंभिक अवस्था के अंदर आप इसका यूज कर सकते हैं। कौन सी स्थिति में? प्रारंभिक अवस्था के अंदर, प्रारंभिक अवस्था में आप हिंदी का यूज कर सकते हैं, और धीरे धीरे स्लोली धीरे धीरे आप फिर हिंदी का यूज क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, हटा देंगे, फिर आप हिंदी का यूज नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया सर, आप तो इंग्लिश के राजा हो गए, बिल्कुल गरीबों के। अरे बेटा कोई बात नहीं है, हम क्या है ना, हमारा सिस्टम थोड़ा सा ऐसा है, धीरे धीरे आप चिंता ना करें, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। और वो ऋतु बेटा इतनी कोर्स कहते हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करता हूं 15 दिन, 10 से 15 दिन के बीच आप कहो जिस वैकेंसी का सिलेबस में कंप्लीट कर सकता हूं, कहो जिसका बेटा, क्योंकि मुझे आदत है रात के जागरण करने की, तांडव करने की, महाकुंभ लगाने की। तो आप बिल्कुल घबराए नहीं बेटा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, एक बार फिर किसी हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। वाह मेरे भाई आशुतोष, बहुत बढ़िया, वेल डन बच्चे, वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज बड़ी खुशी हुई, हमारा दोस्त भी इसके अंदर आया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ये कुछ लाइन्स ऐसी होती है जो हमें हमारे दिलो दिमाग पे छा जाती है। तो ये जो लाइन आज पहली बार मैंने बोली है, कभी याद नहीं हुई, पर आज आई गई तो बहुत बढ़िया। आई सल्यूट यू, वेल डन ब्रो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश बच्चे शाबाश। तो चलते हैं अब आगे की तरफ, ये बात समझ में आ गई। इसका एक ही क्वेश्चन अपने एग्जाम में बन सकता है, सीजे डॉडसन सर का। क्या सीजे डॉडसन सर का बन सकता है कि ये किसने ओरिजिनेट किया था, है ना, तो ध्यान रखना है जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अमित पुनी सर, हम तो गए थे कोचिंग वाले, पर आपके बारे में बताने वाले हमें तो ब्लॉक ही कर दिया। बेटा कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें ऐसा भी कुछ है, अरे क्या जरूरत है यार, बच्चा वहां पढ़ेगा जहां बच्चे के समझ आएगा। क्या ऐसे रोकने से, ब्लॉक करने से सिस्टम हो जाएगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। अरे कोई भी सब्जेक्ट, बच्चा है, स्टूडेंट है, उसे चाहिए जॉब, उसे चाहिए नौकरी, उसे कोई नहीं फर्क पड़ता कि पढ़ाने वाला कौन है, चाहे रवि आचार्य हो चाहे कोई और हो। बच्चा केवल यह देखेगा कि उसे समझ में कहां पर आ रहा है, और जिस टीचर का समझ में आता है, तो चाहे वो आप किसी चद्दर के नीचे बैठकर पढ़ाए या फिर घास फूस के बने हुए छत के नीचे बैठकर पढ़ाए, बच्चा वहां पढ़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका करियर वहां पर है। तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है यार, तो आप चिंता ना करें, बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। कल तो मैं ना इसको रट के आऊंगा, दोनों लाइनों को लिख के रट के आऊंगा, फिर बोलूंगा बढ़िया तरीके से। बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे शाबाश। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो बात समझ में आ गया, ये सारा का सारा सिस्टम बाइलिंगुअल मेथड क्यों कहा गया। चलिए अब एक चीज और ध्यान दे, एक चीज और ध्यान दे। मान लीजिए एक और मेथड यहां पर मैं बोलता हूं, डॉक्टर वेस्ट मेथड। क्या? डॉक्टर वेस्ट मेथड, ठीक है, डॉक्टर वेस्ट मेथड यहां पर मैंने लिखा, डॉक्टर वेस्ट मेथड मैंने यहां पे लिखा। पता है ये डॉक्टर वेस्ट जो मेथड थे, ये किसने दिया था? ये मेथड दिया था डॉक्टर वेस्ट साहब ने। किसने दिया था? डॉक्टर वेस्ट ने, यही इनका नाम था। और इन्होंने इनके नेम के अकॉर्डिंग ही इस मेथड का नाम लिख दिया। ठीक है बेटा, मैं इंग्लिश कितना जानता हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना मैं बताने आया हूं यहां पर, मेरी कोशिश है कि सिर्फ तुम्हारा एग्जाम निकल जाए। मैं अगर यहां पर अपना एक्सपीरियंस या मैं जानता हूं इस चीज को शो करूंगा, उससे तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं वो मेरा है, मुझे बस उतना पढ़ाना है कि तुम्हारा एग्जाम निकल जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब जॉब लग जाएंगे उसके बाद आने से, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी, ये आग लगनी चाहिए। ए दादा शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। चलो जी चलो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है,
आ जाओ, खूब मजाक हो गया, फटाफट पढ़ लेते हैं। डॉक्टर वैद साहब ने इस मेथड को दिया। डॉक्टर वैद साहब ने रीडिंग के ऊपर फोकस किया था। किस चीज के ऊपर फोकस किया था? रीडिंग के ऊपर इंसिस्ट किया इन्होंने। इंसिस्ट ऑन का मतलब क्या होता है? इंफेसाइज करना, और इंफेसाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं? जोर देना। तो यहां पर जोर दिया गया था किस चीज पे? रीडिंग पे। अब रीडिंग भी अपनी दो टसर दूसरों का जलना हो रही है। कोई ना रीडिंग भी क्या होती है? दो होती है। एक रीडिंग आपकी कौन सी होती है? यहां पर साइलेंट रीडिंग होती है। एक कौन सी होती है? ओरल रीडिंग। कौन सी होती है? ओरल रीडिंग होती है। तो यहां पर डॉक्टर वैद साहब ने जिसके ऊपर फोकस किया था वो कौन सा था? साइलेंट रीडिंग के ऊपर फोकस किया था। साइलेंट रीडिंग पे फोकस किया था, फोकस इसके ऊपर किया था। बात समझ में आ गई? दूसरी बात एक और ध्यान देना है कि इन्होंने ये कहा कि कोई भी ऐसा मेथड नहीं है इंडिया में ऐसा कोई मेथड नहीं है जो किसी बच्चे को इंग्लिश सिखा दे। तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर वेस्ट का मेथड इन्होंने दिया कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा पढ़ेगा उतना सीखेगा। और पढ़े भी कैसे? साइलेंट रीडिंग। अगर साइलेंट रीडिंग करके बच्चा पढ़ता है तो उसे वोकैबुलरी याद होती है, और अगर साइलेंट पढ़ेगा, वोकैब याद हो गया, तो पक्का एक दिन वो इंग्लिश बोलेगा। क्या? पक्का वो एक दिन इंग्लिश बोलेगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी वीडियो के लास्ट में 5 मिनट हर क्लास का टाइम टेबल दूंगा, हर सब्जेक्ट की, हर क्लास की बेटा, हर गंगे एवरी सब्जेक्ट की यहां पर क्लास चल रही है। हर वैकेंसी के लिए यहां पर क्लास चल रही है। आप बिल्कुल ना घबराएं। अभी लास्ट के तबीयत खुश कर दूंगा, और सबसे बड़ी तबीयत खुश करूंगा बेटा, संडे रात 8 बजे एक अनाउंसमेंट करूंगा। जबरदस्त अनाउंसमेंट होगा। जी हां, बिल्कुल एक ऐसा अनाउंसमेंट होगा आपके लिए। रविवार रात 8 बजे शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आगाज एडुपत आचार्य क्लासेस आपके लेकर आएगा, जो आपको पढ़ना सिखाएगा और दूसरों को पढ़ाना भी सिखाएगा। तो चिंता ना करें इस बात को लेकर। बहुत बढ़िया, शाबाश। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आशुतोष मोटिवेशन, बहुत बढ़िया। नाम सुनते ऐसी आ जाती है मुझे बस। चलो जी, चलो, बात समझ में आ गई यहां पर। ठीक है, इसने वोकैबुलरी पे काम किया बेटा, वोकैबुलरी पे काम किया। इनके हिसाब से वोकैबुलरी दो टाइप की होती है। क्या? इनके हिसाब से वोकैबुलरी दो टाइप की है। एक होती है एक्टिव वोकैबुलरी, एक्टिव, और एक होती है पैसिव वोकैबुलरी। क्या? पैसिव वोकैबुलरी होती है। ठीक है, इसे मैं कह सकता हूं रीडिंग वोकैबुलरी। ओहो, ठीक है, चलिए, एक्टिव वोकैबुलरी या पैसिव वोकैबुलरी दो टाइप की होती है। यहां पर बात समझ में आ गई होगी। फिर एक वोकैबुलरी के हिसाब से और देखो, यहां पर एक वोकैबुलरी इन्होंने और रखी, और वोकैबुलरी के हिसाब से उन्होंने बताया कि एक तो रीडिंग वोकैबुलरी होती है और एक होती है स्पीकिंग वोकैबुलरी होती है। बात समझ में आ गई? तो इन्होंने ये कहा, इन्होंने क्या कहा, सुने मेरी बात, कि रीडिंग वोकैबुलरी कितनी होती है? 5000 होती है। ठीक है, और स्पीकिंग वोकैबुलरी कितनी होती है? मात्र 1158 होती है इनके हिसाब से। इन्होंने ये कहा, क्या कहा? अगर कोई भी बच्चा 1158 मतलब 1158 ये इतने से अगर वर्ड याद कर लेता है तो वो स्पीकिंग कर सकता है। और दुनिया में ऐसे कई सारे वर्ड है, रीडिंग करने वाले 5000 वर्ड है। ये केवल पढ़ने के लिए ही होता है। जैसे आपने देखा होगा, हम कई बार बोलते हैं सॉरी, लेकिन आई अप्लाइज हम बहुत कम बोलते हैं। तो कई सारे वर्ड ऐसे हैं जो केवल मात्र किताबों में लिखे रहते हैं, नोटबुक में लिखे रहते हैं, वो केवल पढ़ने के ही है, बोलने के नहीं है। ऐसा इनका कहना था। क्या? ऐसा इनका कहना था। डॉक्टर वैद साहब का ऐसा मानना था। किसका मानना था? डॉक्टर वैद साहब का। बहुत अच्छी बात। रीडिंग 5000 एंड स्पीकिंग वोकैबुलरी 1158। पूजा शर्मा का कहना है वेल डन बेटा, वेल डन। सर क्या आप इस चैनल पर पढ़ाओगे क्या? जी हां, आगे की कंप्लीट क्लासेस मेरी इसी चैनल पे होगी, जब तक तो रहेगी। ठीक है, और ये चैनल वाले भी अगर कह देंगे कि जयराम जी की, तो फिर अपने भी जयराम जी की। अपना क्या है ना, पता नहीं सिस्टम क्या है, बस सब कुछ अच्छा है पर ज्यादा पता नहीं, कोई होता है कभी कभार टिकते कम ही है हम इसमें भाई। ये सरकारी, ठीक है बच्चे, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ के हमें मैनेजर अपॉइंटमेंट किया गया है, तो जहां तक ये अपना, ये सब कुछ मैं ही करूंगा इसके अंदर। ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है बच्चा, घबराने की कोई बात नहीं है ना, बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं है बेटा। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल, शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत अच्छी बात। अब देखिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं। चलो बेटा, बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया।
चलिए बेहतरीन, सेकंड ग्रेड। अभी मैं सारा टाइम टेबल बता दूंगा। अब दूसरी बात आपसे यह भी पूछ सकता है, इधर किधर चले गए अपन, इधर चले गए, आपसे यह भी पूछ सकता है कि बाइलिंगुअल मेथड का यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है। तब क्या जवाब दोगे? यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है? जवाब दो, जवाब दो। यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है? इसका यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है? जल्दी से जवाब दे, जल्दी से जवाब दे बेटा, जल्दी से जवाब दे। ठीक है, आप बिल्कुल ना घबराए इस बात को लेकर बेटा, बिल्कुल भी ना घबराए। आगे की अपनी सभी क्लासेस यहीं पे होगी, जब तक होगी, जब तक तो यहीं पे होगी। ईमानदारी खून में होनी चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। बाद में सर आपका चैनल डांग के रहने के इलाके में लगवा लूंगा। हाँ बिल्कुल यार, मैं भी यही चाहता हूँ, उधर ही लगवा दे। यहाँ गया ना, अब जयपुर में काम करके मैं परेशान हो गया। अब बस कहीं ना कहीं एक ऐसा चैनल मिल जाए बेटा जो काम खत्म हो जाए ना, बहुत अच्छी बात है यहाँ से, क्योंकि अब थक चुका हूं मैं भी इधर उधर जाते हुए। तो यहाँ से यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होती है? यूनिट ऑफ टीचिंग होती है सेंटेंस। क्या होती है बच्चे? सेंटेंस होती है। सबकी ही सेंटेंस ही होती है, सबकी यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होती है? सेंटेंस होती है। अब दूसरी बात फटाफट सुन ले, यहां से फटाफट मेरी बात ध्यान से सुन ले बेटा, ध्यान से सुन ले मेरी बात। सबसे पहले मेरी वोकैब की क्लास लगती है 6:20 से। गलती हो गया टाइम, क्या हो गया? गलती हो गया टाइम। ठीक है, सुबह 6:20 से एएम से मेरी क्लास 6:50 तक सभी एग्जाम के लिए वोकैब की क्लास होती है, वोकैबुलरी की क्लास होती है। ठीक है, किसकी क्लास होती है? वोकैब की। इसके बाद फिर 7 to 8 AM मेरी क्लास होती है वीडियो मेंस के लिए। क्या? वीडियो मेंस के लिए ग्रामर की क्लास होती है। और यही क्लास मेरी होती है राजस्थान एलडीसी के लिए। किसके लिए? राजस्थान एलडीसी के लिए, सुबह 7 से 8। आई बात समझ? आई बात समझ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर मैं आपसे बात करूं, और भी अगर किसी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं तो वो ले सकते हैं। इसके बाद 4 to 5 PM, क्या? 4 to 5 PM मेरी क्लास होती है रीट की। रीट और ग्रेड सेकंड वालों के लिए, ग्रेड सेकंड वालों के लिए टीचिंग मेथड की क्लास होती है यहाँ पर। टीचिंग मेथड के बाद मैं यहाँ पर फिर ग्रामर पढ़ा दूंगा, या जिसको जल्दी है वो ग्रामर कहीं पर भी पढ़ ले। इसके बाद यहां से फिर मेरी रात को क्लास होती है 9 to 10 PM, 9 से 10 रात को। और इसमें मैं ग्रेड, जी हाँ बिल्कुल, ग्रेड सेकंड की इंग्लिश कवर कराऊंगा बेटा, ग्रेड सेकंड की इंग्लिश कवर कराएंगे हम। बात समझ में आ गई? ये 4 क्लासेस होती है मेरी। अगर अब की बार अपने नाम का चैनल चलवाया है, अब की बार छोड़ दिया तो चैनल भी डूब जाएगा। मन से हरियाणवी जी, ना बेटा, सबके जिस चैनल पे हम रहते हैं वो सभी फले फूले, ऐसी मेरी इच्छा है। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पर सारी बागडोर अपने हाथ में है, तो हम इसे अच्छे से लीड करेंगे, बढ़िया तरीके से लीड करेंगे, और कुछ लोगों को भी सिखा देंगे लीड कैसे करते हैं। आ गई बात समझ में? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, शाबाश। तो ये अपनी क्लासेस का टाइम होगा। ठीक है, दूसरी बात ध्यान दे, दूसरी बात ध्यान दे बेटा, रीट के अंदर अगर लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, तो अपना जीके और जीएस का पोर्शन भी आएगा। क्या? जीके और जीएस का पोर्शन भी आता है, जीके जीएस का पोर्शन भी आता है। साइंस वालों के भी इस बार तो जीके आएगी, मामला ही सेट हो गया, कलेश ही खत्म हो गया। सिलेबस बताओ, किस बात का सिलेबस बताओ? सभी के एक साथ ही आएंगे, है ना। तो फिर यहां से जीके के अंदर अगर मैं बात करूं आपसे, तो जैसे हिस्ट्री के कुछ टॉपिक है आपके लिए, हिस्ट्री के बाद आर्ट एंड कल्चर के कुछ टॉपिक है आपके। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के, इसके बाद आपके पॉलिटी के कुछ टॉपिक है, और पॉलिटी के बाद आपके जियोग्राफी के कुछ टॉपिक है। ठीक है, जियोग्राफी के कुछ टॉपिक है। और जस्ट मेरे बाद यहां पर हिंदी की क्लास होती है बेटा, कितने बजे? 5 से 6। ठीक है, 5 से 6 हिंदी की क्लास होती है। लेकिन आज हिंदी की क्लास नहीं होगी, आज आपके लिए एक लंबी क्लास, बढ़िया सी क्लास रखी गई है जीके और जीएस की। इसका मतलब इसमें जो टॉपिक लिया जाएगा वो होगा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होगा, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होगा, और हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। एक जबरदस्त क्लास होगी, माइंड ब्लोइंग, जिसका आपको क्लास में ही याद करवाया जाएगा। घर पे याद करवाया तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल इसको अपना ही चैनल समझते हुए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और लोगों को बताएं कि रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस पे आप पढ़ा रहे हैं, एडुपत आचार्य क्लासेस पे आप पढ़ा रहे हैं। मेरे मेहनत के आगे सबको झुकना होगा, ये वादा करता हूं, मैं आपसे झुकूंगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल झुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लासेस मुझे 10 देनी पड़ जाए, घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है बेटा, यहां से सीधा बेटा, यहां से अभी जस्ट यहां पे मैं सर को बुलाना चाहूंगा और इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा आपसे। आइए सर,
बिल्कुल, ये हमारे संजय सर है जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ाते हैं एडुपत आचार्य क्लासेस में। एक बेस्ट एजुकेशन, एक आर्ट एंड कल्चर की जो बारीकियां है, जो सर आपके दिमाग में डेवलप करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, सॉफ्टवेयर डालेंगे, तो आप अच्छे तरीके से पढ़े बेटा। ऐसी ऐसी चीजें जो एग्जामिनर बहुत ज्यादा डीप में जाकर पूछ रहा है, वो भी चीजें इनके पास है। तो आप सर क्लास को कंटिन्यू कीजिए, यहां से जीके और जीएस की क्लास जो भी आपका टॉपिक है वो आप कंटिन्यू करें बेटा। फिर रेगुलर क्लास का टाइम इनको हम बाद में बताएंगे। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं एजुपत आचार्य क्लासेस पर। और जैसा कि सर ने बताया, मैं आपके लिए लेकर आया हूं मेरे दोस्तों आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स, जिसमें मैं हिस्ट्री भी आपको पढ़ाऊंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से हमें ये जो आर्ट एंड कल्चर है इसके टॉपिक को कंप्लीट करना है, कैसे हमें पढ़ना है, और ऐसा पढ़ना है जिससे कि सारे के सारे यहीं पर याद हो जाए मेरे दोस्तों। ठीक है ना। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है ना, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आ जाइए बेटा, सभी आ जाइए ना, धमाकेदार तरीके से क्लास होने वाली है। देखो मेरे दोस्तों, अभी सर ने जैसा कि बताया आपको, ठीक है ना, हमारे पास सीन क्या बन रहा है, हमारे पास सीन बन रहा है एक तो आर्ट एंड कल्चर। ठीक है ना, आर्ट एंड कल्चर मेरे दोस्तों। इसके बाद देखिएगा इसमें जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन कौन से हैं और कौन कौन से, मैं झुकूंगा नहीं। राधे राधे, बिल्कुल पूजा शर्मा, राधे राधे। मोनिका, बहुत बढ़िया बेटा। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर जो टॉपिक रहेंगे, सबसे पहले हमारे टॉपिक आता है एक स्थापत्य कला का। ठीक है ना, स्थापत्य कला का। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं मेरे दोस्तों, इसके अंतर्गत आते हैं दुर्ग, ठीक है ना, इसके अंतर्गत आते हैं महल, इसके अंतर्गत आते हैं मेरे दोस्तों मंदिर। ठीक है ना, ये सारे के सारे आपको किस में मिलेंगे मेरे दोस्तों, स्थापत्य कला में मिलेंगे। ठीक है ना, स्थापत्य कला में मिलेंगे। भर रखा है ना दोस्तों। तो देखिएगा स्थापत्य कला जो है, उस स्थापत्य कला में, बहुत बढ़िया बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरे साथ जुड़े रहना है और आर्ट एंड कल्चर का आनंद लेना है। देखो बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम तो जीके पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि जीके वो वाली नहीं पढ़नी जो आपने पहले पढ़ रखी है। ठीक है ना, अब वो वाली जीके पढ़नी है कि एक बार पढ़ लिया, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिएगा मेरे दोस्तों, सेकंड जो आता है वो आता है संत एवं संप्रदाय, संत एवं संप्रदाय। ठीक है ना, बेहतरीन टॉपिक मेरे दोस्तों, संत एवं संप्रदाय। सबसे टफ टॉपिक भी होता है ये संत और संप्रदाय का। ठीक है ना। इसके बाद मेरे दोस्तों अपने आएगा लोक देवी देवता। कौन सा आएगा, लोक देवी देवता। ठीक है, लोक देवी एवं देवता मेरे दोस्तों। ठीक है। इसके बाद मेरे दोस्तों और भी टॉपिक है इसमें, और वो क्या आएगा, राजस्थान की जनजातियां। ठीक है ना, राजस्थान की जनजातियां मेरे दोस्तों, राजस्थान की जनजातियों का टॉपिक भी इसमें ही आता है, राजस्थान की जनजातियां। ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा मेरे दोस्तों, यहीं पर आपको क्या क्या मिलेगा इसमें, लोकगीत। लोकगीत मेरे दोस्तों, आपको पता है कि हमारा राजस्थान संस्कृति प्रधान है। यहां पर बिच्छू भी अगर डंक मारेगा ना तो गाना बन जाएगा, है ना। बिच्छू भी डंक मारेगा तो कौन सा गाना बन जाएगा, बिछुड़ो। ठीक है ना, मैं तो मरी होती राम मरी होती, खा गयो बेरू बिछुड़ो। ठीक है ना, ध्यान रखना। लोकगीत और लोक संगीत यहां पर आ गया। फिर लोक नृत्य आएंगे मेरे दोस्तों, लोक नृत्य आएंगे। ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा यहां पर साहित्य एवं उनकी कृतियां, साहित्य एवं उनकी कृतियां, साहित्य एवं कृतियां, बेहतरीन टॉपिक मेरे दोस्तों, है ना। ये देखिएगा टॉपिक आपके सामने मैंने रखे हैं, बड़े बड़े टॉपिक जो है आर्ट एंड कल्चर के। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल देखिएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार। देखो अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, यदि हिस्ट्री की तरफ चलते हैं हम, तो हिस्ट्री की तरफ भी आपको देखना है। क्या देखना है मेरे दोस्तों, देखो यहां पर हिस्ट्री की तरफ अगर हम चलेंगे तो यहां पर आप दोस्तों को, सभी दोस्तों को ध्यान रखना है। देखो इससे पहले मैं आपको बता दूं, उसमें भी कुछ एक टॉपिक रह गए हैं, जैसे कि रीति रिवाज। कुछ विद्यार्थियों के कंफ्यूजन रहेगा, रीति रिवाज। ठीक है ना, प्रथाएं, ध्यान रखना, प्रथाएं। इसके बाद मेरे दोस्तों ध्यान रखना, यहीं पर आपके भाषा एवं बोलियां, भाषा एवं बोलियां, ये वाले टॉपिक भी अपने आर्ट एंड कल्चर में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो हिस्ट्री है उसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ मेवाड़, यानी कि मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास। अब मेवाड़ के इतिहास में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कितने वंश हुए और वो वंश कब तक चले। वैसे सबसे बड़ा जो राजवंश है मेरे दोस्तों, वो सबसे बड़ा राजवंश कौन सा है, मेवाड़ का है। इसके बाद देखो यहां पर मेरे दोस्तों मारवाड़ का, मारवाड़ का इतिहास। ठीक है। फिर मेरे दोस्तों डूडान, डूडान मेरे दोस्तों जयपुर वाला,
ठीक है ना, जयपुर वाला इतिहास, इसके बाद देखिएगा हाड़ौती, हाड़ौती, ये सारा का सारा मेरे दोस्तों किस में आ जाता है, अगर एकल रूप से देखा जाए तो ये राजवंश में आता है। किस में आता है? राजवंश में आता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करें तो यहीं पर आएगा मेरे दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, जो कि मेरे दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है ना। यहीं पर किसान आंदोलन भी आता है। कौन सा आता है? किसान आंदोलन। यदि आपको पता हो तो किसान आंदोलन की बात भी हम इसी में करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा मेरे दोस्तों, यहीं पर हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण, ठीक है ना, राजस्थान का एकीकरण। यहीं पर चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों राजस्थान की सभ्यता, राजस्थान की सभ्यता मेरे दोस्तों, राजस्थान की सभ्यता की हम बात कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक हम पढ़ेंगे मेरे दोस्तों किसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। मुझे भी नहीं आती हिस्ट्री तो बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगी बेटा, है ना। यहां पर जो मैं पढ़ाऊंगा वो शानदार, क्या हुआ, देखो बहुत बढ़िया बेटा, है ना। देखो यहां पर जो मैं पढ़ाऊंगा आपको एक बार में याद होने वाला है दोस्तों, ठीक है ना, एक बार में याद होने वाला है। ये हमारा हिस्ट्री और मेरे दोस्तों कल्चर के जो है टॉपिक्स है। और अब हम पढ़ने वाले हैं पहला टॉपिक मेरे दोस्तों, कौन सा? संत और संप्रदाय का, संत एवं संप्रदाय का। तो क्या आप तैयार हो बेटा? जल्दी से कमेंट कीजिए एक बार, क्या संत और संप्रदाय का टॉपिक पढ़ने के लिए आप तैयार हो? जल्दी से कमेंट करो बिल्कुल, और दबा के शेयर भी करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। दबा कर, कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल एकीकरण हुआ था, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी वर्तमान में हम एकीकरण नहीं कर रहे हैं, अभी वर्तमान में हम संत और संप्रदाय का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो कि कल्चर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है मेरे दोस्तों? कल्चर के अंतर्गत आता है। तो जल्दी से देखिएगा, क्या रवि सर के अलावा आप किसी सर को कुछ नहीं मानते? मानते हो ना, क्योंकि रवि सर जो बोल के गए हैं शायद उसके ऊपर हम खरा उतरेंगे, ठीक है ना। तो जो वॉचिंग आपने की है 28, वो वॉचिंग आपकी वही होनी चाहिए जो पहले थी, ठीक है ना। तो दबा के बेटा शेयर करो एक बार। देखो संत और संप्रदाय के लिए आप तैयार हो ना? तो देखिएगा मेरे दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना कि जब हम भक्ति की बात करें तो भक्ति परंपरा जो है वो दो प्रकार से है। एक तो मेरे दोस्तों निर्गुण भक्ति परंपरा, ठीक है ना, निर्गुण भक्ति परंपरा। एक तो कौन सी हो जाएगी? निर्गुण भक्ति परंपरा। और एक हो जाएगी सगुण भक्ति परंपरा, सगुण भक्ति परंपरा, सगुण भक्ति परंपरा। अब दोस्तों देखो इसमें है क्या आखिरकार, निर्गुण और सगुण भक्ति परंपरा में है क्या, यहां पर आपको समझना है। जैसे मान लो मैं किसी मंदिर में गया और मंदिर में जाकर मैंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देखी, और मूर्ति में क्या देखा बेटा कि बांसुरी हाथ में है, और बांसुरी हाथ में है और मोर मुकुट कहां पर है? धारण कर रखा है सिर पर। अब हमने उनकी छवि तो देख ली, अब छवि जब देख ली तो जब भी हम खड़े होंगे और भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचेंगे तो वो प्रतिमा हमारे सामने आएगी। अर्थात प्रतिमा या फिर मूर्ति की पूजा की जाती है, वो कौन सी भक्ति है? सगुण भक्ति परंपरा। अब जब मूर्ति की पूजा की जाएगी, किसकी पूजा की जाएगी? मूर्ति की। गौर से समझना, ठीक है ना, आप अपने अंतर्गत नेगेटिविटी ना लाए, पॉजिटिविटी के साथ रहे। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि पॉजिटिविटी के साथ रहोगे तो जो मैं बिल्कुल ही जड़ से लेकर जा रहा हूं वो टॉपिक, वो बिल्कुल मैं शाखाओं तक लेकर जाऊंगा, और एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। शायद मेरे बराबर आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, ये आपको बाद में पता चल जाएगा। देखो ये देखिएगा, सगुण भक्ति परंपरा, इसमें मूर्ति पूजा का प्रावधान है, ठीक है ना। अगर मूर्ति पूजा होगी तो आपको पता है कि मूर्ति पूजा के साथ साथ भजन भी होते हैं। अरे होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल भजन भी किए जाते हैं, भजन किए जाते हैं तो कीर्तन भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ठीक है ना। और यदि कीर्तन होंगे तो मेरे दोस्तों माला भी जपनी पड़ेगी, माला जपनी पड़ेगी, ठीक है ना, माला का जपना, समझ रहे हो मेरे दोस्तों। तो ये सारी की सारी चीज किसमें आएगी? सगुण भक्ति परंपरा के अंतर्गत आएगी। कैसे कि जैसे सगुण भक्ति परंपरा की हम बात करें तो सबसे पहले मूर्ति पूजा, दूसरा मेरे दोस्तों भजन कीर्तन और माला जपना, ये किसमें आता है? सगुण भक्ति परंपरा में, यानी मंदिर में जाकर बैठकर फिर पूजा करना, ठीक है ना। इसके बाद देखो निर्गुण भक्ति परंपरा की बात करें तो इसमें मेरे दोस्तों निषेध माना है, निषेध। और निषेध किस किस को माना है? ध्यान रखना, एक तो माना है मूर्ति पूजा को,
किसको माना है? मूर्ति पूजा को, ठीक है ना। दूसरा मेरे दोस्तों भजन कीर्तन को, ठीक है ना। दूसरा क्या? भजन और कीर्तन को मेरे दोस्तों ध्यान रखना। इनको क्या माना है? निषेध माना है। यहां पर सिर्फ हठ योग प्रवृत्ति से भगवान को प्राप्त किया जाता है। ये जो निर्गुण भक्ति परंपरा है, बिल्कुल 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 जीत यादव, बिल्कुल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, राधा रमण भगवान मेरो है। मेरे दोस्तों देखो, यहां पर निर्गुण भक्ति परंपरा की अगर बात करें तो निषेध माना है मूर्ति पूजा को, भजन को और कीर्तन को, ठीक है ना। किसको माना है? इन सब चीजों को, जहां जो कि सगुण भक्ति परंपरा में की जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा मेरे दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे कि सगुण भक्ति परंपरा के संत कौन से हैं और निर्गुण भक्ति परंपरा के संत कौन से हैं। देखिएगा यहां पर, देखिए दोस्तों, एक तो हो जाएगा सगुण भक्ति परंपरा, ठीक है ना। सगुण भक्ति परंपरा, सगुण भक्ति परंपरा के संत, परंपरा के संत, ठीक है। और दूसरा मेरे दोस्तों कौन सा हो जाएगा? निर्गुण भक्ति परंपरा के संत, निर्गुण भक्ति परंपरा के संत, परंपरा के संत। ये दोनों के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। आइए तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन से हैं सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति परंपरा। देखो, सगुण भक्ति परंपरा में सिर्फ 3 संत आते हैं। सगुण भक्ति परंपरा में 3 ही संत आएंगे। कौन कौन से 3 संत आएंगे मेरे दोस्तों? एक तो आती है मीराबाई। कौन आती है? मीराबाई। जानते हो क्या मीराबाई को? बिल्कुल सर जानते हैं हम मीराबाई को। दूसरी आएगी गौरीबाई। कौन सी? गौरीबाई मेरे दोस्तों, ठीक है ना, गौरीबाई। इसके बाद ध्यान रखना, यहां पर तीसरा आएगा भक्त कवि दुर्लभ। कौन आएगा? भक्त कवि दुर्लभ जी, ठीक है ना, दुर्लभ जी। ये सारे के सारे, अर्थात ये तीनों के तीनों किस भक्ति परंपरा के अंतर्गत आते हैं मेरे दोस्तों? ये मीराबाई, गौरीबाई और भक्त कवि दुर्लभ जी के अंतर्गत आते हैं। विजय पाल बना, जाऊं ओके भाई, ये क्या है बेटा, है ना, जाना है तो जा और पढ़ना है तो पढ़ बेटा, है ना, ठीक है। वीडियो के लिए कौन सी वो कच्ची है गाइड, बिल्कुल बताऊंगा बेटा, यहां पर बताऊंगा। मैं किसी दूसरे की पुस्तक पर विश्वास नहीं करता, ठीक है ना, ध्यान रखना। हाँ चलो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर मीराबाई, गौरीबाई और भक्त कवि दुर्लभ जी, ये देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें आएंगे जाम्बो जी, जाम्बो जी, ठीक है ना। इसमें आएंगे जसनाथ जी। कौन से आएंगे? जसनाथ जी, ठीक है ना, जसनाथ जी। यहीं पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन कौन से संत आएंगे मैं बता देता हूं। संत पीपा जी, संत पीपा जी, पीपा जी, ठीक है ना। संत धन्ना जी, संत धन्ना जी, धन्ना जी मेरे दोस्तों, ठीक है ना, संत धन्ना जी मेरे दोस्तों। संत बखना जी, बखना जी, ठीक है ना, बखना जी। कृष्णदास पिहरी, कृष्णदास पिहरी मेरे दोस्तों, कृष्णदास पिहरी, ठीक है ना, ध्यान रखना। यहां पर नाथ मुनि, ठीक है ना, नाथ मुनि, ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ठीक है ना। यहीं पर मेरे दोस्तों रज्जब जी, रज्जब जी, ठीक है ना, रज्जब जी। सुंदरदास जी, ठीक है ना, सुंदरदास जी, ध्यान रखना, सुंदरदास जी, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो संत हैं, ये संत किस में आएंगे मेरे दोस्तों? निर्गुण भक्ति परंपरा में। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत बढ़िया बेटा। जी को तो है तेरे पढ़ली, क्या बात है बेटा, मैं जसनाती हूं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बना जी, है ना, बिल्कुल। बनी तारो वनो दीवानो रे गाड़ी फॉर्च्यूनर लायो, ठीक है ना। देखो मेरे दोस्तों, तो सगुण भक्ति परंपरा के संत सिर्फ और सिर्फ 3, मीराबाई, गौरीबाई और भक्त कवि दुर्लभ। इन तीनों को छोड़कर जितने भी संत हैं वो सारे के सारे किसमें आते हैं? निर्गुण भक्ति परंपरा में आते हैं। किसमें आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? निर्गुण भक्ति परंपरा में आते हैं दोस्तों। तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, जब आपके सामने आ जाए 3, कौन कौन से? मीराबाई, गौरीबाई और भक्त कवि दुर्लभ, तो इन तीनों को एक साइड कर देना, सगुण भक्ति परंपरा में रख देना और बाकी सारे के सारे संतों को किसमें डाल देना? निर्गुण भक्ति परंपरा में डाल देना, ठीक है ना। आई बात समझ में बेटा? चलिए मेरे दोस्तों अगला देखिएगा, अगला हम बात कर लेते हैं। अब देखो मेरे दोस्तों, यहां पर कुछ संत जो हैं वो सगुण और निर्गुण दोनों के हैं। सगुण भक्ति प्लस निर्गुण भक्ति परंपरा के संत, निर्गुण भक्ति परंपरा के संत, परंपरा के संत। अब ये कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहले मेरे दोस्तों, सबसे पहले संत मावजी, ठीक है ना, संत मावजी। नंबर 2 पर संत चरणदास जी, चरणदास जी, ठीक है ना। नंबर 3 पर मेरे दोस्तों हरि सिंह सांकला, हरि सिंह सांकला, सांकला, ठीक है ना।
क्या क्या चीजें मैं बताने वाला हूं, बहुत ही बेहतरीन चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देखिएगा क्या बताने वाला हूं मेरे दोस्तों, आप सब लोग समझेंगे अच्छे से। और क्या समझना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जब अगर हम संत महाबजी की बात करें तो संत महाबजी ने मेरे दोस्तों किस संप्रदाय की स्थापना की? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है ना, निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की, कलंक संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है ना। और ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ये जो संत महाबजी है, इस संत महाबजी की अगर मैं बात करूं, संत महाबजी की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना, ठीक है ना, तो इन संत महाबजी में आपको ध्यान रखना है, ये बागड़ के धनी भी कहलाते हैं, बागड़ के धनी। ठीक है ना, बागड़ के धनी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि मेरे दोस्तों ये डूंगरपुर वाले क्षेत्र से, डूंगरपुर वाले क्षेत्र से मेरे दोस्तों, डूंगरपुर से बिलोंग करते हैं। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र किसमें आता है मेरे दोस्तों? बागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो क्या समझ में आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपके समझ में आया मेरे दोस्तों कि जो संत महाबजी है, उन संत महाबजी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की और साथ में ही बागड़ के धनी भी कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि डूंगरपुर में एक धाम है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम की अगर बात करें तो भगवान शिव जी की खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। जहां पर मेरे दोस्तों जो मंदिर स्थित है, उस मंदिर में इन्होंने क्या की थी मेरे भाइयों? भक्ति की थी। और भक्ति करने के कारण इन्हें बागड़ का क्या कहा जाता है? बागड़ का धनी कहा जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है ना। संत चरणदास जी की बात करें तो संत चरणदास जी ने मेरे दोस्तों चरणदासी संप्रदाय की, किसकी मेरे भाइयों? चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है ना, चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। इसके बाद देखिएगा हरि सिंह सांकला, इसको मेरे दोस्तों राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है, राजस्थान का वाल्मीकि। ठीक है ना, राजस्थान का वाल्मीकि। पता है क्या आपको? आपसे पूछ लेगा राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो मेरे दोस्तों जो राजस्थान का वाल्मीकि है वो वाल्मीकि हरि सिंह सांकला को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता होगा कि वाल्मीकि का वास्तविक नाम था रत्नाकर डाकू। और रत्नाकर डाकू क्या करता था मेरे दोस्तों? ये रत्नाकर डाकू मेरे दोस्तों जंगल में लोगों को रोकता और रोककर उनको लूटने का काम करता था अपनी आजीविका चलाने के लिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सप्तऋषि मंडल उस जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि बेटा ये जो तुम कार्य करते हो, क्या इसमें आपके परिवार वाले सम्मिलित हैं? क्या आपके पाप के भागीदार हैं? कि मुझे नहीं पता। तो नहीं पता तो ऐसा करो, आप जाकर पूछ कर आओ अपने घर वालों से कि भाई शामिल है या नहीं है। तो वो बोलता है कि मुझे बेवकूफ समझाए क्या, मैं तो जाऊंगा घर पे और तुम इधर से अपने ये जो लोटा बंडी बिस्तर लेकर निकल जाओगे। तो मैं ऐसे कैसे निकल जाने दूंगा? कि नहीं बेटा, हम वचन देते हैं, आप जब तक नहीं आओगे वापस तब तक हम जाएंगे नहीं। उसने कहा ठीक है, अगर आप वचन देते हो तो मैं जाता हूं। मतलब उसको विश्वास दिला दिया। और रत्नाकर मेरे दोस्तों कहां पर चला जाता है? अपने परिवार वालों के पास। अब परिवार वालों के पास जब वो जाता है ना, तो सबसे पहले अपनी पत्नी से पूछता है, अजी सुनती हो, अजी सुनती हो, ये बताइए कि मैं जो लूटपाट करके धन लेकर आता हूं और ये जो आपके लिए यहां पर भोजन की व्यवस्था करता हूं, तो क्या इसमें आप सम्मिलित हो क्या? ये जो मेरा पाप है, इस पाप में भागीदार हो क्या? बोले मैं क्यों भागीदार हूं, काम तो आप करते हो, तो मैं भागीदार क्यों होंगी? तो मेरे दोस्तों उसको बड़ा बुरा लगा। फिर अपने माँ बाप के पास जाता है, बच्चों के पास जाता है, लेकिन सबके सब मना कर देते हैं। बड़ा निराश होता है, जाकर सप्तऋषि मंडल के पैरों में गिर जाता है मेरे दोस्तों, और कहता है कि हे प्रभु मुझे माफ कर दो, मेरे मुझसे सबसे बड़ी गलती हुई है। तो दोस्तों यही चीज आपको ध्यान रखनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जब वो सप्तऋषि मंडल के पैरों में गिरता है तो उन्हें एक मंत्र देकर जाते हैं, बोले राम की भक्ति कीजिए। आप किसकी भक्ति कीजिए? राम की भक्ति कीजिए। यदि राम की भक्ति करोगे ना आप, तो जीवन में सफल हो जाओगे। कहते हैं कुछ वर्षों बाद जब राम की भक्ति, जब वो वापस आते हैं तो राम की गूंज इस पूरे जंगल में रहती है। और जंगल में उस गूंज को देखकर वो कहते हैं कि यार ये इतना खतरनाक कौन भक्त हो गया। जाकर देखते हैं तो वो रत्नाकर था, जिसे वाल्मीकि का नाम दिया और मेरे दोस्तों दूरदर्शी का वरदान भी दिया था, इसीलिए रामायण को पहले लिख दिया था। यही कारण था मेरे दोस्तों हरि सिंह सांकला का। हरि सिंह सांकला एक लोक देवता थे हमारे, जिनका नाम था हडबूजी सांकला। जिनका नाम क्या मेरे दोस्तों? हडबूजी सांकला। ठीक है ना, हडबूजी सांकला। इन्होंने मेरे दोस्तों हडबूजी सांकला से क्या ली थी मेरे दोस्तों? दीक्षा ग्रहण की थी। और दीक्षा ग्रहण कब की थी? ये पहले मेरे दोस्तों डकैती का कार्य करते थे। किसका कार्य करते थे? डकैती का कार्य किया करते थे। और डकैती का कार्य करने के कारण मेरे दोस्तों इनसे बहुत ज्यादा परेशान थे लोग बाग। तब ये मेरे दोस्तों इनके संपर्क में आते हैं हडबूजी के में, और हडबूजी इनसे कहते हैं कि मेरे भाई ये बहुत बुरा कार्य कर रहा है, तू इससे बचकर रहे। और मेरे दोस्तों तब ये हरि सिंह सांकला
अपने रास्ते को चेंज कर लेता है और इसीलिए इसे कहते हैं राजस्थान का वाल्मीकि। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, हरि सिंह सांकला। दूसरा, इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। किसकी मेरे भाइयों? निरंजनी संप्रदाय की, ठीक है ना। निरंजनी संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा और शेयर करो। गुड्डी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत अच्छे बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल शानदार, वेरी गुड, नाइस बेटा। चलो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है ना, मुझे एक बात बताओ, समझ में आ रहा है या फिर हमारा तरीका बदलना पड़ेगा हमें? ठीक है ना, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए बेटा, ठीक है ना, ये बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए अगली बात देखिए, नेक्स्ट मेरे दोस्तों, ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। आप सभी को पता होगा, जैसे अगर हम देखते हैं यहां पर, ये लीजिए, ये हमारा भारत का जो दक्षिणी भाग है, ये हमारा दक्षिणी भाग भारत का, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों यहां पर दक्षिण में, कहां पर मेरे दोस्तों? दक्षिण में एक गुरु हुए थे जिनका नाम था आद्य गुरु शंकराचार्य। क्या नाम था? आद्य गुरु शंकराचार्य। और आद्य गुरु शंकराचार्य ने मेरे दोस्तों दक्षिण भारत में क्या किया था? भक्ति को प्रारंभ किया था। किसको प्रारंभ किया था मेरे दोस्तों? भक्ति को प्रारंभ किया था, ठीक है ना, भक्ति को प्रारंभ किया था इन्होंने। कहां पर किया था? दक्षिण भारत में। समझने की कोशिश करना, मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं, यहां पर कोई भी चीज मिस नहीं करने में। आप कहते हो ना कि बुक, ठीक है ना, संत और संप्रदाय क्या होता है? एक विद्यार्थी का कमेंट आ रहा है, संत और संप्रदाय क्या होता है? भगवान की प्राप्ति के लिए जो भगवान के मार्ग को चुनता है वो संत कहलाता है, और संप्रदाय वो होता है जैसे कोई संत है और भगवान के लिए मेरे दोस्तों लोगों को जोड़ने का कार्य करता है, उनमें जागृति पैदा करने का कार्य करता है, वो संप्रदाय कहलाता है मेरे दोस्तों। जैसे मैंने अभी कहा था संत मावजी, और संत मावजी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी मेरे दोस्तों, वो किस लिए की थी? कि यहां पर भगवान के लिए जागृति पैदा करे लोगों में, ठीक है ना, ध्यान रखना। देखो यहां पर आद्य गुरु शंकराचार्य, इनके एक शिष्य हुए, आद्य गुरु शंकराचार्य के एक शिष्य हुए थे, ठीक है ना। और शिष्य का नाम मेरे दोस्तों क्या था? आद्य गुरु शंकराचार्य के शिष्य का नाम था यमुनाचार्य, ठीक है ना, यमुनाचार्य, ठीक है ना, इनके शिष्य का नाम था, ठीक है। गौर से समझना बेटा, कौन थे ये? शिष्य थे। और शिष्य से मेरे दोस्तों इनको उम्मीद थी कि मेरा जो शिष्य है ये जो भक्ति का प्रचार प्रसार है इसको संपूर्ण भारत में फैलाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों यमुनाचार्य ने भी भक्ति आंदोलन को कहां तक सीमित रखा मेरे भाइयों? दक्षिण भारत तक सीमित रखा, दक्षिण भारत तक ही सीमित रखा, दक्षिण भारत तक सीमित रखा मेरे दोस्तों। अब बात बिगड़ गई, अब बात बिगड़ गई मेरे दोस्तों। कैसे? कि देखो गुरु ने तो दक्षिण भारत में इन्होंने प्रारंभ तो कर दिया, लेकिन शिष्य नहीं लेकर गया, नहीं लेकर गया ना दोस्तों, ध्यान रखना। अब मेरे दोस्तों दक्षिण भारत तक ये सीमित रहा, लेकिन इनका भी एक शिष्य हुआ, यमुनाचार्य का भी एक शिष्य हुआ मेरे दोस्तों, यमुनाचार्य का भी एक शिष्य हुआ जिसका नाम था क्या? रामानुज मेरे दोस्तों। क्या नाम था? रामानुज। रामानुज की बात करें तो इन्होंने भगवान श्री राम को परम ब्रह्म मानकर, रामानुज की बात करें तो भगवान श्री राम को परम ब्रह्म मानकर मेरे दोस्तों इन्होंने पूजा की थी। इसलिए इसका मेरे दोस्तों इनके द्वारा जो संप्रदाय बनाया गया था उसका नाम क्या था? रामावत संप्रदाय। क्या कहा मेरे क्या नाम था मेरे दोस्तों? रामावत संप्रदाय। ध्यान रखना, गौर से समझना, रामावत संप्रदाय। अब देखिएगा रामावत संप्रदाय बन तो गया, इन्होंने मुख्य केंद्र किसको बनाया मेरे दोस्तों? कांची को बनाया। किसको बनाया? कांची को। ध्यान रखना, मुख्य केंद्र किसको बनाया मेरे दोस्तों? कांची को बनाया, ठीक है। लेकिन फिर भी ये इन्होंने जो भक्ति का आंदोलन रखा, भक्ति का जो प्रचार प्रसार रखा, वो कहां तक रखा था? दक्षिण भारत तक। अब भाई साहब कोई भी सफल नहीं हुआ, कोई भी भाई साहब सफल नहीं हुआ। या देखो आद्य गुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने भी भक्ति आंदोलन को कहां तक रखा था? दक्षिण भारत तक रखा था। इधर मेरे दोस्तों यमुनाचार्य इनके शिष्य हुए थे, उन्होंने भी भक्ति आंदोलन को कहां तक सीमित रखा था? दक्षिण भारत तक रखा था। लेकिन मेरे दोस्तों बाद में इनके जो शिष्य हुए रामानुज, इनसे इन्हें बड़े उम्मीद थी, और बड़ी उम्मीद थी कि भाई ये ले जाएगा भक्ति आंदोलन को, संपूर्ण भारत में फैलाएगा, लेकिन नहीं ले जा पाए। और मेरे दोस्तों कहते हैं कि रामानुज का भी एक शिष्य हुआ था और उसका नाम था रामानंद। क्या नाम था मेरे दोस्तों? रामानंद, जिन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम था रामानंदी संप्रदाय।
क्या नाम था मेरे दोस्तों? रामानंदी संप्रदाय। ध्यान से समझिएगा, रामानंदी संप्रदाय। मेरे दोस्तों अब इस शिष्य ने क्या किया? इस शिष्य ने क्या किया मेरे भाइयों? इसने रामानंदी संप्रदाय का जो रामानंदी संप्रदाय में जो भक्ति का प्रचार प्रसार था उसको उत्तर भारत तक लेकर गया। कहां तक लेकर गया मेरे भाइयों? उत्तर भारत तक। ठीक है ना? तो कहते हैं ना, एक कहावत भी है कि भक्ति उपजी द्रविड़ में उत्तर लायो रामानंद। भक्ति उपजी द्रविड़ में उत्तर लायो रामानंद। मेरे दोस्तों भक्ति कहां पर उपजी मेरे दोस्तों? द्रविड़ में। द्रविड़ का मतलब दक्षिण में, और उत्तर में लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको समझना है, क्या समझना है? देखो यहां पर विशेष रूप से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये मैंने आपको एक बार बताया है, लेकिन इसको मैं वास्तविकता में अगर देखा जाए तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से लिखाने का कार्य करूंगा। देखिएगा कि यहां पर दक्षिण भारत में आद्य गुरु शंकराचार्य, और आद्य गुरु शंकराचार्य के शिष्य कौन हुए? यमुनाचार्य। यमुनाचार्य के शिष्य कौन हुए? रामानुज। तब 3 शिष्य हुए या 2 शिष्य हुए। तब तक जो भक्ति आंदोलन है वो कहां तक सीमित रही मेरे दोस्तों? दक्षिण भारत तक सीमित रही। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाद में जो ये भक्ति है, ये भक्ति कहां पर चली गई मेरे दोस्तों? उत्तर भारत में। और कौन लेकर गया? रामानंद लेकर गए। किसने लिखे गए मेरे दोस्तों? रामानंद जी। तो इसलिए कहते हैं भक्ति उपजी द्रविड़ में उत्तर लायो रामानंद। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। एक बार शेयर करो सभी विद्यार्थी दबाकर। चलिए अगला देखते हैं बेटा। यहां पर देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम रामानंद जी की बात करें, रामानंद जी की, इनका जो जन्म हुआ, जन्म ये कहां पर हुआ? इलाहाबाद में। ठीक है ना? इलाहाबाद में। दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना, भक्ति का या भक्ति आंदोलन को, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय, उत्तर भारत लाने का श्रेय इन्हें जाता है। ठीक है? इसके बाद देखो बेटा, रामानंद के शिष्यों को रामानंदी कहा जाता है। रामानंदी क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? रामानंदी कहा जाता है। ठीक है ना? रामानंदी कहा जाता है। ठीक है? इसके बाद देखिएगा रामानंद जी के 12 शिष्य हुए, जिनमें से 6 शिष्य प्रसिद्ध हुए। 6 शिष्य प्रसिद्ध हुए। ठीक है ना? अब देखो मेरे दोस्तों, इन्होंने भगवान को प्राप्ति का मार्ग, ठीक है ना, भगवान को प्राप्ति का मार्ग मूर्ति पूजा से बताया। ठीक है ना? तो देखिएगा क्या समझे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आप सभी विद्यार्थियों को समझना है। सर जी पीडीएफ भेज देना, बिल्कुल टेलीग्राम पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। ठीक है ना? तो देखो इनका जो जन्म हुआ वो कहां पर हुआ? इलाहाबाद। दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से कहां पर लेकर आए? उत्तर भारत तक लेकर आए, जो कि श्रेय इनको जाता है। इनके जो शिष्य थे उन शिष्यों को रामानंदी कहा जाता है। इनका जो भक्ति का भाव था मेरे दोस्तों, मेन जो पूछा जाता है वो मेन क्या पूछा जाता है मेरे दोस्तों? देखिएगा क्या पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपको समझना है कि इनका भक्ति का भाव कैसा था। भक्ति का भाव मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भक्ति भाव कैसा था? तो ध्यान रखना, भक्ति का जो भाव था वो भाव मेरे दोस्तों कैसा था? दास्य भाव। कौन सा मेरे दोस्तों? दास्य भाव। दास्य भाव या ज्ञान मार्गी,
दास भाव या ज्ञान मार्गी। तो क्या समझ में आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपको समझ में आना चाहिए कि भक्ति का जो भाव है वो ज्ञान मार्गी या दास्य भाव, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर मेरे दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कर लेना है इसको। क्यों? क्योंकि पूछा जाता है कि रामानंद जी का जो भक्ति भाव है वो भक्ति भाव कौन सा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो भक्ति भाव कौन सा है? वो है दास्य भाव या ज्ञान मार्गी भाव। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखिएगा इनके जो 6 शिष्य हैं, प्रमुख 6 शिष्यों का नाम, ठीक है ना, प्रमुख 6 शिष्य, प्रमुख 6 शिष्य। देखो रामानंद जी के, ठीक है ना, रामानंद जी के प्रमुख 6 शिष्य, प्रमुख 6 शिष्य कौन कौन से हैं मेरे दोस्तों? देखो कबीर जी नंबर 1 पर कौन है? कबीर जी, ठीक है ना। नंबर 2 पर कौन है मेरे दोस्तों? ध्यान रखना नंबर 2 पर, पहले नंबर पर कौन है? कबीर जी। फिर है मेरे दोस्तों सदना जी, सदना जी, ठीक है ना। फिर है सेना जी, सेना जी, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान रखना बेटा, नंबर 4 पर होंगे संत धन्ना जी, संत धन्ना जी, ठीक है। इसके बाद होंगे संत पीपा जी, संत पीपा जी। और लास्ट में मेरे दोस्तों संत रैदास, संत रैदास। अरे बेटा कौन सा? संत रैदास। तो देखिएगा गौर से, ये 6 शिष्य मेरे दोस्तों, कितने शिष्य? 6 शिष्य। पहला शिष्य कौन सा? कबीर जी। दूसरा सदना जी, तीसरा सेना जी, है ना। इधर चौथा मेरे दोस्तों संत धन्ना जी, संत पीपा जी और संत रैदास जी। मेरे दोस्तों इनकी अगर जाति की बात करें, इनकी जाति की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, यहां पर आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि कबीर जी जो है वो हिंदू एवं मुस्लिम, ठीक है ना, हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों के द्वारा पूजे जाते हैं, हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों के द्वारा पूजे जाते हैं, ठीक है ना। इधर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि सदना जी जो है वो सदना जी मेरे दोस्तों कसाई जाति के, किस जाति के? कसाई जाति के संत थे, ठीक है ना। सेना जी मेरे दोस्तों नाई जाति के संत, नाई जाति के संत थे, नाई जाति के संत। ध्यान रखना बेटा। इधर मेरे प्यारे विद्यार्थियों संत धन्ना जी की अगर बात करें तो ये संत धन्ना जी मेरे दोस्तों किस जाति के संत थे? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों जाट जाति के थे। किसके थे? जाट जाति के, ठीक है ना। इधर मेरे दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है, यदि बात करें संत पीपा जी की तो संत पीपा जी मेरे दोस्तों ये राजपूत, मेरे दोस्तों राजपूत जाति के थे, खिंची राजवंश के। संत रैदास की बात करें तो संत रैदास जी मेरे दोस्तों चर्मकार जाति के, किसके थे मेरे दोस्तों? चर्मकार के, ठीक है ना, चर्मकार जाति के संत थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिएगा आपसे पूछेगा कि कसाई जाति के संत कौन थे? मेरे दोस्तों कसाई जाति के संत थे सदना जी। नाई जाति के संत कौन थे मेरे दोस्तों? तो आप सभी को पता होना चाहिए सेना जी, ठीक है ना। जाट जाति के संत धन्ना जी, राजपूत जाति के संत पीपा जी और मेरे दोस्तों चर्मकार जाति के संत कौन से? रैदास जी। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको इनके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अधिकांश एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है ना, बहुत अच्छे। कबीर हिंदू और मुस्लिम दो जाति कैसे? मेरे दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था पीर, एक तो होता है पीर और एक होता है पंच पीर, है ना, पीर और लोक देवता। पीर जो होता है उसको हिंदू भी पूजते हैं और मुस्लिम भी पूजते हैं। इनको हिंदू धर्म के लोग भी पूजते हैं और मुस्लिम धर्म के लोग भी पूजते हैं, इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों माने जाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला देखो, देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर, अब देखो ये शिष्य हो गए। इसके बाद देखिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना, रामानंद जी। रामानंद जी के एक शिष्य हुए थे जिनका नाम था मेरे दोस्तों अनंतानंद, ठीक है ना, अनंतानंद। अनंतानंद के एक शिष्य हुए थे जिनका नाम था मेरे दोस्तों कृष्णदास पियरी, कृष्णदास पियरी, पियरी मेरे दोस्तों, ठीक है ना। इधर ध्यान रखना इनके भी एक शिष्य हुए और उनका नाम था मेरे दोस्तों अग्रदास जी। क्या नाम था? अग्रदास जी, अग्रदास जी। मेरे दोस्तों एक और संत हुए जिनका नाम था किल्लणदास जी, ठीक है ना, किल्लणदास जी। वो 6 शिष्य अलग थे और ये वाले शिष्य अलग हैं मेरे दोस्तों। तो इनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। कैसे चर्चा करनी है मेरे दोस्तों? देखिएगा
अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि विद्यार्थियों के समझ में नहीं आ रहा। मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि कौन कौन विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बार कमेंट करके बताएं सारे विद्यार्थी, ठीक है ना, कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सर स्क्रीनशॉट, हाँ बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा संजू, है ना, बिल्कुल जल्दी से बताइए किन किन विद्यार्थियों के समझ में नहीं आ रही है बात। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो कृपया करके आप मेरे को जरूर जवाब दें। गुरुजी घर जाना है क्या? नहीं नहीं बेटा, मेरे को घर नहीं जाना है, ठीक है ना, मेरे को यहीं रहना है, आपको पढ़ाना है बस, ठीक है ना। सर इतना लंबा मुझे तो याद ही नहीं होगा। सर जी नाइस क्लास, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। पीडीएफ डेली क्लास के बाद डाल दिया करो। हाँ बिल्कुल डाल देंगे बेटा, ठीक है ना, थोड़ा स्लो पढ़ाओ, मैं लिख लूं। हाँ बिल्कुल लिख लो भाई, लिख लो, बिल्कुल लिख लो, क्या बात है। स्लो पढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखो रामानंद जी, रामानंद जी की अगर बात करें, किसकी बात करें? रामानंद जी की। तो यहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये रामानंद जी जो है इन्होंने भगवान श्री राम की पूजा की, ठीक है ना, भगवान श्री राम की पूजा, राम की पूजा की, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा मेरे दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखना मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो कृष्णदास पियहरी है और ये अनंतानंद जी जो है, अनंतानंद जी ने मेरे दोस्तों रामानंद संप्रदाय में, जो रामानंद जी के द्वारा यहां पर प्रतिपादित किया गया था रामानंद संप्रदाय। सर समझ में तो आ रहा है, याद कैसे होगा? याद हो जाएगा बेटा, अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, है ना, विथ ट्रिक आपको याद होगा, ठीक है ना। संत संप्रदाय बहुत अजीब टॉपिक है, बिल्कुल। अच्छा इसीलिए विद्यार्थी नहीं रुके क्या, है ना, खतरनाक टॉपिक ले लिया पहली बार, है ना, फर्स्ट टाइम, पहली क्लास और पहला ही टॉपिक खतरनाक, शायद इसीलिए विद्यार्थी यहां पर रुके नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो यहां पर देखिएगा मेरे दोस्तों कृष्णदास पियहरी, और मैं आपको बता दूं कि ये कहां पर आए थे? आमेर में। कहां पर आए थे मेरे भाइयों? आमेर में। ये आमेर में जब आए तो यहां पर मेरे दोस्तों उस वक्त नाथ मुनि, कौन से मुनि मेरे दोस्तों? नाथ मुनि, जो कि किस संप्रदाय से थे मेरे दोस्तों? नाथ संप्रदाय से थे, ठीक है ना। नाथ मुनि यहां पर पहले से ही स्थापित थे, इनकी मुख्य पीठ स्थापित थी, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, है ना, थोड़ी देर बाद मैं आपको बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं? इसको तो एक बार यहीं पर अपन होल्ड करते हैं, और यहां पर देखो, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक तो होता है शैव संप्रदाय, एक तो होता है शैव संप्रदाय, और एक होता है वैष्णव संप्रदाय। कौन सा मेरे दोस्तों? वैष्णव संप्रदाय। होता है कि नहीं होता? तो यहां पर शैव संप्रदाय में मेरे दोस्तों शिव जी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? शिव जी की पूजा की जाती है। जबकि मेरे दोस्तों वैष्णव संप्रदाय की बात करें तो भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, विष्णु जी की पूजा की जाती है, विष्णु जी की पूजा। अब देखो, ये तो मैंने इसलिए बताया आपको कि आपको पता होना चाहिए कि शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय में क्या अंतर है। तो भगवान विष्णु जी की पूजा तो वैष्णव संप्रदाय में, जबकि भगवान शिव की पूजा किसमें? शैव संप्रदाय में, ठीक है ना। लेकिन यहां पर देखो वापस मेरे दोस्तों, यहां आमेर में जब कृष्णदास पियहरी आए तो आमेर में उस वक्त नाथ संप्रदाय के एक मुनि थे, जो कि नाथ मुनि थे। और नाथ मुनि किस संप्रदाय से संबंधित थे? शैव संप्रदाय से संबंधित थे। शैव संप्रदाय की प्रमुख पीठ यहां पर स्थापित थी। कौन सी पीठ? प्रमुख पीठ मेरे दोस्तों। और ये जो कृष्णदास पियहरी है ना, इनका नाम पियहरी क्यों पड़ा? केवल दूध पीने के कारण, केवल दूध पीने के कारण, दूध पीने के कारण, ठीक है ना, कारण। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आमेर में एक स्थान जिसका नाम है गलताजी, ठीक है ना, क्या नाम है? गलताजी, ठीक है ना, गलताजी मेरे दोस्तों, गलताजी। और गलताजी में जो मुख्य पीठ थी, क्या थी मेरे दोस्तों? मुख्य पीठ। ये मुख्य पीठ किसकी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये मुख्य पीठ थी नाथ संप्रदाय की। नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ थी। तब मेरे दोस्तों कृष्णदास पियहरी आमेर आए, और आमेर के उस वक्त जो शासक थे, आमेर के जो शासक थे मेरे दोस्तों, वो शासक कौन थे? आमेर के शासक की हम बात कर लेते हैं। आमेर के शासक के उस वक्त कौन थे? तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस वक्त जो आमेर के शासक थे उनका नाम था मेरे दोस्तों पृथ्वीराज कच्छवा, पृथ्वीराज कच्छवा, ठीक है ना। तो ये पृथ्वीराज कच्छवा के पास गए। अब आपको समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या कंफ्यूज नहीं होना है? ये जो थे ये तो शैव संप्रदाय के थे, और ये जो थे वो वैष्णव संप्रदाय के थे। अब वैष्णव संप्रदाय के कहां आए? आमेर में। लेकिन आमेर गलताजी में पहले कौन सी पीठ स्थापित थी? नाथ संप्रदाय यानी शैव संप्रदाय की पीठ स्थापित थी। अब ये किसके पास गए मेरे दोस्तों? पृथ्वीराज कच्छवा के पास गए। एक कहानी के रूप में मैं आपको समझा रहा हूं बेटा,
ठीक है ना। तो देखिएगा जब पृथ्वीराज कच्छवा के पास ये गए तो वहां पर मेरे दोस्तों इन्होंने क्या किया, उनसे पूछा कि भाई आपसे एक बात पूछनी है राजा जी, कि आप ये बताइए कि हम यहां पर हमारी मुख्य पीठ स्थापित करना चाहते हैं, तो क्या आपकी इजाजत है क्या। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप स्थापित तो कर सकते हो, लेकिन यहां तो पहले से ही नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थापित है। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, यदि स्थापित है तो होने दो, लेकिन ऐसा करो जो नाथ संप्रदाय के नाथ मुनि है और मैं हूं यानी कृष्णदास पियरी है, हमारे दोनों के बीच मेरे दोस्तों क्या करवा दो, शास्त्रार्थ करवा दो। क्या करवा दो मेरे भाइयों, शास्त्रार्थ करवा दो। अब देखो शास्त्रार्थ कैसे होगा, यहां पर देखो वैष्णव संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय, गौर से समझना बेटा, ठीक है ना, वैष्णव संप्रदाय, ठीक है, वैष्णव संप्रदाय, ये वैष्णव संप्रदाय, और इधर मेरे दोस्तों ध्यान रखना शैव संप्रदाय, इधर कौन सा है, शैव संप्रदाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो वैष्णव संप्रदाय के संत तो कौन हो गए, कृष्णदास पियरी, कृष्णदास पियरी, ठीक है ना, पियरी, गौर से समझना बेटा, गौर से समझना, देखो पियरी। और इधर शैव संप्रदाय के जो संत हैं मेरे दोस्तों वो कौन हो गए, आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, नाथ मुनि, कौन मेरे दोस्तों, नाथ मुनि, ठीक है ना, नाथ मुनि और कृष्णदास पियरी, इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच मेरे दोस्तों शास्त्रार्थ हो रहा है। क्या हो रहा है, शास्त्रार्थ, ठीक है ना, शास्त्रार्थ हो रहा है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। और कौन करवा रहा है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है मेरे भाइयों, ध्यान रखना, इसकी अध्यक्षता कर रहा है पृथ्वीराज कच्छवा, पृथ्वीराज कच्छवा, ठीक है ना, कच्छवा। क्योंकि आपको पता है देखो कहीं पर जब प्रतिस्पर्धा होती है, जैसे आप लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी तो या तो एक जीतेगा या एक हारेगा। जो क्रिकेट में भी दो टीम होती है, एक जीतता है एक हारता है, ठीक है ना, दौड़ अगर लगाते हैं तो एक अव्वल आता है, एक दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर आता है, देखिएगा ऐसा ही सीन यहां पर था। अब मेरे दोस्तों यहां पर एक घमासान मैच होने जा रहा है, एक घमासान मैच यहां पर हो रहा है, किसके बीच में, एक तो कृष्णदास पियरी और दूसरे मेरे दोस्तों नाथ मुनि के बीच में, दोनों के मध्य मेरे दोस्तों ये युद्ध होने जा रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना मेरे दोस्तों। अब देखो कृष्णदास पियरी और नाथ मुनि की मैं बात करूं तो कृष्णदास पियरी और नाथ मुनि दोनों से एक ही क्वेश्चन किया था, एक ही सवाल पूछा था, किसने मेरे दोस्तों, यहां पर पृथ्वीराज कच्छवा ने क्या पूछा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसने पूछा था कि भाई आप शास्त्रार्थ तो प्रारंभ करो, लेकिन शास्त्रार्थ प्रारंभ करने से पहले मुझे एक बात बताओ कि भगवान प्राप्ति का मार्ग क्या है। उन्होंने पूछा कि भगवान प्राप्ति का मार्ग क्या है मेरे दोस्तों। तो इनमें से जो नाथ मुनि है, इस नाथ मुनि ने भगवान प्राप्ति का मार्ग, गौर से देखिएगा, भगवान प्राप्ति का मार्ग जो बताया, वो भगवान प्राप्ति का मार्ग मेरे दोस्तों किसको बताया, मेरे दोस्तों ध्यान रखना, हठ योग को, किसको बताया, हठ योग प्रवृत्ति को, ठीक है ना, हठ योग प्रवृत्ति को इन्होंने प्राप्ति का मार्ग बताया। लेकिन मेरे दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना, यही क्वेश्चन जब कृष्णदास पियरी से पूछा तो कृष्णदास पियरी ने कहा कि भाई साहब आपको भगवान की प्राप्ति चाहिए क्या, भगवान को प्राप्त करना है क्या, कि बिल्कुल हाँ भगवान को प्राप्त करना है। तो मेरे दोस्तों गलताजी, गलताजी समझना मेरे भाइयों, आमेर, देखो आमेर, आमेर में एक स्थान कौन सा, गलताजी, और गलताजी में मेरे दोस्तों एक पहाड़ी जिसका नाम था उत्तर तोताद्री, क्या नाम था, उत्तर तोताद्री नाम था मेरे दोस्तों। इन्होंने बिना सोचे समझे कृष्णदास पियरी ने पृथ्वीराज कच्छवा का हाथ पकड़ा और पृथ्वीराज कच्छवा का हाथ पकड़कर, इनकी एक रानी थी, रानी का नाम था वालाबाई, क्या नाम था मेरे दोस्तों, वालाबाई, इन दोनों को लेकर गया किस पहाड़ी पर, उत्तर तोताद्री पर, किस पर लेकर गया, उत्तर तोताद्री पर, और उत्तर तोताद्री पर ले जाकर मेरे दोस्तों सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण के क्या करवा दिए, दर्शन करवा दिए। बोलो राधा कृष्ण की जय। मेरे दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के सीधे सीधे दर्शन करवाए, और सीधे सीधे जब दर्शन करवाए तो इनको विश्वास हो गया कि वास्तविकता में अगर कोई संत है तो वो कौन है, कृष्णदास पियरी है। और तभी से मेरे दोस्तों ये गलताजी जो है, इस गलताजी में मेरे दोस्तों प्रमुख पीठ जो स्थापित हुई, प्रमुख पीठ, वो प्रमुख पीठ मेरे दोस्तों किसकी स्थापित हुई, ध्यान रखना, वो वैष्णव संप्रदाय की, किसकी मेरे दोस्तों, वैष्णव संप्रदाय की, ध्यान रखना। तो वैष्णव संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है, गलताजी में। आज भी मेरे दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वैष्णव संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है, तो मेरे दोस्तों उसे क्या कहते हैं, गलताजी, ठीक है ना, गलताजी में। अब देखो गलताजी का एक नाम तो मिलता है उत्तर तोताद्री, और गलताजी का एक और नाम मिलता है जिसका नाम है मंकी वैली,
क्या नाम है मेरे दोस्तों? मंकी वैली। क्या नाम है मेरे भाइयों? मंकी वैली। तो आपके समझ में आई होगी बात कि मंकी वैली इसका नाम पड़ा। दूसरा मेरे दोस्तों, गलताजी नाम क्यों पड़ा? गलताजी नाम क्यों पड़ा? देखिएगा, ये गालव ऋषि की तपोभूमि थी। गालव ऋषि की तपोभूमि होने के कारण, ठीक है ना, गालव ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसे क्या कहा गया मेरे दोस्तों? तपोभूमि होने के कारण मेरे दोस्तों इसको क्या कहा गया? गलताजी कहा गया। समझ में आई बात कि नहीं आई मेरे दोस्तों? कृष्णदास बिहेरी और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर कौन थे? नाथ मुनि। दोनों के मध्य शास्त्रार्थ करवाया, और शास्त्रार्थ करवाकर मेरे दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, इसमें जो जीत हुई वो जीत किसकी हुई? कृष्णदास बिहेरी की। और कृष्णदास बिहेरी की जीत होने के बाद यहां पर जो प्रमुख पीठ स्थापित हुई वो किसकी हुई? वैष्णव संप्रदाय की। और मेरे प्यारे दोस्तों यह भी ध्यान रखना है कि जो वैष्णव संप्रदाय की यहां पर प्रमुख पीठ स्थापित हुई तो वो गलताजी कहलाता है। और गलताजी का एक नाम तो मिलेगा उत्तर तोताद्री और एक नाम मिलेगा मंकी वैली मेरे दोस्तों। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ओके सर, ओके सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट। अब देखिएगा बेटा, अब हम बात कर लेते हैं अगले, कृष्णदास बिहेरी, ठीक है ना, कृष्णदास बिहेरी। इन्होंने तो पीठ कहां पर स्थापित कर दी? गलताजी में। कहां पर? गलताजी में। लेकिन मेरे दोस्तों एक और संत हुए, और संत का नाम मेरे दोस्तों क्या मिलेगा? ध्यान रखना, एक और संत हुए जिनका नाम है अग्रदास जी। क्या नाम है? अग्रदास जी, ठीक है ना। और अग्रदास जी की जब मैं बात करूंगा तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि अग्रदास जी ने मेरे दोस्तों सीकर, रेवासा, ठीक है ना, रेवासा, रेवासा कहां पर पड़ता है? सीकर में। सीकर में मेरे दोस्तों वैष्णव संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थापित की, ठीक है ना, वैष्णव संप्रदाय की, वैष्णव संप्रदाय की प्रमुख पीठ, ठीक है ना, प्रमुख पीठ। अब देखो दोस्तों, यहां पर जो अग्रदास जी थे इन्होंने वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत मेरे दोस्तों एक नए संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम था रसिक संप्रदाय। क्या नाम था? रसिक संप्रदाय। और दोस्तों ध्यान रखना, इसे रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी कहते हैं, जो कि कहां पर स्थापित है? रेवासा सीकर में स्थापित है। रेवासा सीकर में मेरे दोस्तों प्रमुख पीठ स्थापित है। अब एक चीज और समझना बेटा, क्या समझना है? देखिएगा, यहां पर आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, देखना मेरे दोस्तों, कि अग्रदास जी ने रेवासा सीकर में प्रमुख पीठ स्थापित की, लेकिन रसिक संप्रदाय की स्थापना क्यों की? क्योंकि इन्होंने भगवान श्री राम की तरह, सॉरी, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की तरह, है ना, राम जी की पूजा, किसकी पूजा? राम जी की पूजा रसिक रूप में की, ठीक है ना, रसिक रूप में की। क्या समझे बेटा? है ना, भगवान श्री कृष्ण की तरह जो राम जी है उस राम जी की पूजा मेरे दोस्तों रसिक रूप में की, अर्थात मेरे दोस्तों आनंद में मग्न होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा मेरे दोस्तों, अगर हम बात करें किसकी मेरे दोस्तों? अगले संत की, तो अगले संत कौन से थे मेरे दोस्तों? किल्लणदास जी, ठीक है ना, किल्लणदास जी। किल्लणदास जी ने भी मेरे दोस्तों, किल्लणदास जी ने श्री राधा और कृष्ण की तरह, राधा कृष्ण की तरह भगवान सीता व राम की युगल रूप में पूजा की। किसमें पूजा की? युगल रूप में पूजा की। और किस संप्रदाय में पूजा की मेरे दोस्तों? ध्यान रखना, वो पूजा की किसमें? रसिक संप्रदाय में। किसमें मेरे दोस्तों? रसिक संप्रदाय में। क्या समझे बेटा? क्या समझे? देखिएगा, कृष्णदास बिहेरी इन्होंने वो जो प्रमुख पीठ स्थापित की थी वो कहां पर की थी? गलताजी में। दूसरे मेरे दोस्तों इनके एक शिष्य हुए जिनका नाम था अग्रदास जी। अग्रदास जी ने प्रमुख पीठ स्थापित कहां की? रेवासा सीकर में।
जो कि मेरे दोस्तों रसिक संप्रदाय की पीठ मानी जाती है। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा की थी वो मेरे दोस्तों रसिक रूप में की थी, राम जी की, सॉरी, भगवान श्री कृष्ण की तरह राम जी की पूजा की थी। इधर देखिएगा मेरे दोस्तों, यहां पर किल्लन दास जी की बात करें तो इन्होंने भी मेरे दोस्तों श्री राम की, कृष्ण की तरह यानी कि श्री राम की जो पूजा की थी, जैसे कि राधा और कृष्ण की पूजा की जाती है ना रसिक रूप में, वैसे सीताराम की मेरे दोस्तों युगल रूप में पूजा की। बहुत बढ़िया संजू, सीताराम की युगल रूप में रसिक संप्रदाय में पूजा की। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है ना। आज तो सर सारे संत पढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा पढ़ाएंगे, है ना, बिल्कुल, रसिक संप्रदाय पूजा जी, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अब देखिएगा बेटा नेक्स्ट, अगला देखिए, ये तो हो गए कुछ संत, ठीक है ना। अब हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे संत पीपा जी, संत पीपा जी, ठीक है ना। अब बताइए बेटा यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बताइए बेटा। यस सर, बहुत बढ़िया कमेंट आ रहा है माया का, माया शेखावत, बहुत बढ़िया बेटा। आप सभी को बता देता हूं बेटा कि रविवार शाम 8 बजे शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लेकर आ रहा है एजुपथ आचार्य क्लासेज, ठीक है ना। आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक विशेष उपहार लेकर आ रहा है एजुपथ आचार्य क्लासेज। आप सभी विद्यार्थियों की बेरोजगारी दूर करने के लिए अच्छे से अच्छे अध्यापकों के द्वारा अध्यापन कार्य लेकर आ रहा है एजुपथ आचार्य क्लासेज। मेरे दोस्तों आप सभी के बेहतर भविष्य के लिए यहां पर कुछ अलग से हटकर आपके लिए एक उपहार, एक सरप्राइज लेकर आ रहा है मेरे दोस्तों एजुपथ आचार्य क्लासेज। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखना ना भूले, रविवार शाम 8 बजे आप सभी को हमारे साथ जुड़ना होगा। आपको तो जुड़ना ही होगा, साथ में अपने साथी मित्रों को जुड़ना होगा मेरे दोस्तों, आपके जितने भी अजीज मित्र हैं उनको जुड़ना होगा, आपके परिवार वाले, आपके घर वाले, सबको जुड़ना होगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग बिल्कुल एक लंबी हुकार के साथ रविवार शाम 8 बजे बिल्कुल एजुपथ आचार्य क्लासेस के साथ जुड़े और एक विशेष उपहार का फायदा या लाभ उठाए मेरे दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए नो गुड, माया शेखावत क्या बोल रहे बेटा? देखिएगा मेरे दोस्तों, अब संत पीपा जी की बात करें तो आप ध्यान रखना, एक मेरे दोस्तों दुर्ग, और दुर्ग का नाम क्या है मेरे दोस्तों? झालावाड़, सॉरी गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग, गागरोन। और गागरोन दुर्ग है कहां पर? गागरोन दुर्ग है कहां पर? ये मेरे दोस्तों झालावाड़ में, ठीक है ना, झालावाड़ में। कहां पर है मेरे दोस्तों? झालावाड़ में है। क्या बात समझ में आई? सर पॉलिटिकल की क्लास नहीं होगी क्या आज? हाँ होगी ना बेटा। ये क्या कमेंट कर रहे हो, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा बेटा। जो भी कमेंट है वो आप खुल के कीजिए, ठीक है ना। गागरोन दुर्ग है कहां पर मेरे दोस्तों? झालावाड़ में है। और यहां पर मेरे दोस्तों एक राजवंश हुआ। पहले तो ध्यान रखना सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है ये, ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग, सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि मेरे दोस्तों ये काली सिंध कहां पर मेरे भाइयों? एक तो नदी है काली सिंध और दूसरी नदी मेरे दोस्तों आहू नदी, आहू नदी, इन दोनों नदियों के संगम पर, ठीक है ना, काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित है। कौन सा दुर्ग मेरे भाइयों? कौन सा दुर्ग? गागरोन का दुर्ग, ठीक है ना, गागरोन का दुर्ग। आई बात समझ में मेरे दोस्तों? बिल्कुल गुरुजी आ गई, ठीक है ना, बिल्कुल गुरुजी आ गई। देखिएगा अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को मैं बता दूं थोड़ा सा और यहां पर कि यहां पर जो गागरोन है, इस गागरोन में जो राजवंश हुआ वो राजवंश मेरे दोस्तों कौन सा था? खिंची राजवंश। कौन सा मेरे दोस्तों? खिंची राजवंश। समझना, गौर से समझना, बिल्कुल आपको संत पीपा जी तक पहुंचाऊंगा बेटा, ठीक है ना, ध्यान रखना। बिल्कुल जीत यादव, बहुत अच्छे बेटा। देखिएगा दोस्तों राजवंश कौन सा हुआ? खिंची राजवंश। और खिंची राजवंश के जो संस्थापक है मेरे दोस्तों, क्या है? संस्थापक। ये संस्थापक कौन है? देवन सिंह खिंची। कौन है? देवन सिंह खिंची मेरे दोस्तों। देवन सिंह खिंची ने यहां पर खिंची राजवंश की स्थापना की और मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन खिंची, देवन सिंह खिंची के ही एक उत्तराधिकारी हुए, एक देवन सिंह खिंची के ही उत्तराधिकारी हुए
ठीक है ना। और उत्तराधिकारी का नाम क्या मिलता है? उत्तराधिकारी का नाम मिलता है प्रताप सिंह खिंची। क्या नाम मिलता है मेरे भाइयों? प्रताप सिंह खिंची। प्रताप सिंह खिंची, ध्यान रखना। अब सर ये जो प्रताप सिंह खिंची है इसका सीधा सीधा संबंध किससे है? संत पीपाजी से है। प्रताप सिंह खिंची का सीधा सीधा संबंध मेरे दोस्तों किससे है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है, किससे है? संत पीपाजी से है। अब देखो कैसे है, आपको सभी को मैं बताने जा रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसे ये हमारा एक दुर्ग है और दुर्ग का नाम क्या है मेरे दोस्तों? गागरोण। क्या नाम है? गागरोण, ठीक है ना, गागरोण। यहां पर उस वक्त शासक कौन था? शासक कौन था? तो शासक का नाम था मेरे दोस्तों प्रताप सिंह खिंची। प्रताप सिंह खिंची, ठीक है ना, प्रताप सिंह खिंची। देखिएगा प्रताप सिंह खिंची। अब यहां मेरे दोस्तों जो भक्ति का प्रचार प्रसार चल रहा था, किसका मेरे दोस्तों? भक्ति का प्रचार प्रसार। भक्ति का प्रचार प्रसार, तो वो प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया जा रहा था? प्रचार प्रसार। ये प्रचार प्रसार मेरे दोस्तों किसके द्वारा किया जा रहा था? तो आपको सभी को ध्यान रखना है, ये जो भक्ति का प्रचार प्रसार है ये मेरे दोस्तों संत रामानंद जी, किसके द्वारा? एक तो रामानंद जी, ठीक है ना, रामानंद जी, ठीक है ना, रामानंद जी। और साथ में ही मेरे दोस्तों एक और हुए थे संत रैदास। कौन मेरे दोस्तों? रैदास जी। ये दोनों मेरे दोस्तों भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे थे उस वक्त उत्तर भारत में। और तब मेरे दोस्तों प्रताप सिंह खिंची के बुलाने पर प्रताप सिंह खिंची ने इनको क्या दिया? कार्ड दिया, इनविटेशन कार्ड दिया, ठीक है ना, न्योता दिया मेरे दोस्तों। और इन्होंने न्योता देकर कहा कि बोले भाई साहब गागरोण दुर्ग में आप पधारें, ठीक है ना, आप पधारें। और मेरे दोस्तों ये दोनों के दोनों संत कहां पर पहुंच गए? गागरोण दुर्ग में। कहां पर पहुंचे बेटा? गागरोण दुर्ग में। गागरोण दुर्ग में जब ये गए तो आपको पता है, देखो संत जो होते हैं उन संतों का कार्य क्या होता है मेरे दोस्तों? संत लोग जो है वो सभी के सभी मेरे दोस्तों सीधा सीधा क्या कार्य करते हैं? उपदेश देने का कार्य करते हैं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि रामानंद जी और रैदास जी की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अपने उपदेश यहां पर प्रारंभ किए, अपने उपदेश देना यहां पर प्रारंभ किया। और जब उपदेश देना प्रारंभ किया तो मेरे दोस्तों उस वक्त उपदेशों को सुनने का कार्य कौन कर रहा था? प्रताप सिंह खिंची, जो कि यहां पर शासक था, उस वक्त शासक था। और मेरे दोस्तों जब ये शासक होने के नाते जब उपदेश सुन रहा था तो उपदेशों से इतना प्रभावित हुआ, इसने सोचा यार कुछ भी नहीं है जीवन में, है ना, ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, ये जो राज करना मेरे दोस्तों और कुछ करना ये सब कुछ बकवास है। इसने कहा आज ही ये राजकाज संभालो, ठीक है ना, ये जो राजसी वस्त्र है ये संभालो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और मैं मेरे दोस्तों यहां से सीधा चला गया मेरे दोस्तों तिलवाड़ा, ठीक है ना, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा मेरे दोस्तों कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में। अर्थात ये सारा कुछ त्याग कर प्रताप सिंह खिंची सब कुछ त्याग कर तिलवाड़ा बाड़मेर में चले गए। और तिलवाड़ा बाड़मेर में मेरे दोस्तों गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, किनके लिए? गरीब लोगों के लिए मेरे दोस्तों क्या करने लगे? गरीब लोगों के लिए कपड़े सिलने लगे, कपड़े सिलने का कार्य करने लगे, कपड़े सिलने लगे। अब एक चीज समझो, जो कपड़े सिलने का काम कर रहा है तो उसको सबसे ज्यादा कौन मानेगा? दर्जी समुदाय। इसलिए यह भी ध्यान रखना कि जो संत पीपाजी है, कौन है मेरे दोस्तों? संत पीपाजी। ये संत पीपाजी मेरे दोस्तों किसके आराध्य देव हैं? आराध्य देव। आराध्य देव मेरे दोस्तों किसके हैं? मेरे दोस्तों दर्जी समुदाय के। किसके? दर्जी समुदाय के। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो दर्जी समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों अब मैं उम्मीद करता हूं ये क्लास और ये सेशन आपके समझ में आया होगा। संत पीपाजी को हम कल पूरा करने वाले हैं, कल की क्लास में, ठीक है ना, कल होगी तो ठीक है, बाकी मेरी क्लास होती है वो टाइम आपको बता दिया जाएगा। कल सैटरडे है, मंडे से आपकी प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी सारी वैकेंसियों के लिए, ठीक है। और रविवार को 8 बजे देखना ना भूले, ठीक है। अब मेरे दोस्तों जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए प्रश्नोत्तरी स्टार्ट होने वाली है अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, अगली क्लास में। तो सारे विद्यार्थी उसमें जरूर से जरूर जुड़े। और अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक बार बताकर जरूर जाएं आपको क्लास कैसी लगी, है ना। बिल्कुल सपना यादव बेटा करूंगा, कल वापस से पढ़ाऊंगा सारा का सारा, है ना, और आराम से और तरीके से पढ़ेंगे अपन कल, ठीक है ना। आज हमारे हिंदी वाले सर जो है वो एब्सेंट थे और उनकी जगह मैंने क्लास ली है।
तो गुरुजी अगर कल क्लास लेंगे ठीक है, बाकी हम बातें करते रहेंगे, ठीक है ना दोस्तों। धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।